तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मायाशुरा जो था अपनी कैरेज को फिर से रोकता है। तो चीफ उसे कहता है कि अब क्या हुआ, क्या फिर से कोई भिखारी रोड पर है। तो वो कहता है नहीं मास्टर, इस वक्त तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सामने खड़े हैं। तो वहां पर बहुत सारे लोग जो क्या उनका रास्ता वहां पर ब्लॉक करते हैं और सभी लोगों के पास हथियार होते हैं। तो चीफ कहता है क्या ये सभी लोग हमारे पीछे आए होंगे। तो मायाशुरा कहता है क्या मैं इनकी तशरीफ को कूट कर रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर उनके साथ जो एक लड़का होता है उनसे कहता है कि मेरी बात सुने, अगर आप यहाँ पर मुझे इजाजत दे तो मैं यहाँ पर आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। अब जबकि मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ, जहाँ पर आपके साथ हम लोग सफर कर रहे हैं और वो भी फ्री में कर रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर इन सभी से मैं निमट कर आता हूँ, क्योंकि मैं नींद से निमट सकता हूँ। तो मैं अभी जाता हूँ। और साथ ही वहां पर से गायब हो जाता है और कहता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए सीधा उन सभी की तरफ आगे बढ़ता है। जबकि वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर अपनी फॉर्मेशन में आते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन वो एक जंगली जानवर की तरह उन सभी के ऊपर अटैक करता है और अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए जब उनके ऊपर लैंड मारता है तो वहां पर काफी सारे लोग जो होते हैं उड़कर साइडों के ऊपर गिर जाते हैं। यानी कि उसके पास भी काफी सारी स्पेशल पावर्स होती है और अपनी स्पेशल पावर्स के साथ उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ जब वहां पर लैंडिंग मारता है तो इतना जबरदस्त प्रेशर निकलता है तो पूरे का पूरा रास्ता खाली हो जाता है। सभी लोग उड़कर साइडों के ऊपर गिर जाते हैं। इसी के साथ उन सभी लोगों को मारने के बाद वहां पर एक बहुत ही कमाल का पोज मारता है। तुम्हारा शूरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। जबकि हमारे चीफ जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो तो जरा, मुझे लगता है कि वाकई में किसी सीक्रेट मिशन के ऊपर होगा और किसी सीक्रेट मिशन के ऊपर होने के लिए कम से कम यहाँ पर इसके पास इस तरह के स्किल जरूर होने चाहिए थे। तो स्किल्स इसने यहाँ पर दिखाए हैं। और दूसरा भिखारी और साथ में वो लड़की जो होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो लड़का पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तो चीफ उसे कहता है कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी तारीफ की ही नहीं। जबकि इसी के साथ ही वहां पर एक आदमी जो होता है, यानी कि वहां पर जो स्क्वाड्रन होती है उसका जो लीडर होता है वो कहता है कमीने कही कि हमें यहाँ पर इस बार में कोई भी गलती नहीं हुई, हम यहाँ पर तुम्हें जरूर मार डालेंगे। और तुम्हें लगता है कि अगर ये खत्म हो गया तो ये बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। अगली बार हमारे सेक्टर के एलीट लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद देखना तुम हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। तो इसी के साथ ही वो भिखारी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे किक मारता है जिससे वो बेचारा उठता है, ऊपर जाकर पेड़ के साथ टकराता है। फिर साथ ही फिर से वहां पर वही पोज मारता है और पोज मारने के बाद फिर से उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तो चीफ उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी तारीफ की नहीं। तो वो कहता है ठीक है फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही चीफ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमें बार बार इस तरह से क्यों जता रहे हो जैसे कि तुमने हमारे पर कोई एहसान किया हो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग हमारे पीछे नहीं थे बल्कि ये तुम्हारे पीछे थे, इसी वजह से तुम खुद यहाँ पर उनके पास अटैक करने के लिए आगे बढ़े। तो ये बात सुनते ही वो बेचारा जो होता है वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर साथ ही कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। चीफ कहते हैं कि बार बार एक ही डायलॉग को मत दोहराओ, मैंने यहाँ पर तुम्हारी तारीफ नहीं की। और इसी के साथ ही वहां नेक्स्ट सीन जो होता है हमें पैलेस का दिखाया जाता है, यानी उस केव का दिखाया जाता है जहां पर अबिसल बीस्ट होता है। अबिसल बीस्ट जो होता है अपनी केव के अंदर बैठा वेट कर रहा था कि कब उसका बंदा यहाँ पर मैसेज लेकर वापस आएगा। उसने यहाँ पर बाकी के सभी बीस्ट को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ पर उसका बंदा जब वापस आता है तो वो कहता है किसी ने जवाब नहीं दिया। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो उसका सर्वेंट उसे कहता है कि सर मैंने यहाँ पर सभी लोगों को पर्सनली मैसेजेस भिजवाए थे, लेकिन वहां पर मैसेजेस पहुंचे या नहीं पहुंचे मुझे इस बारे में भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे बीस्ट हैं जो कि अपनी केव को छोड़ चुके हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हमारा पंछी वापस ही लौट कर नहीं आया। और एक दो की बात होती तो अलग बात है, यहाँ पर पूरे 5 बीस्ट के पास मैसेजेस गए लेकिन वहां पर से हमारा बीस्ट वापस नहीं आया, यानी कि जिस पंछी के जरिए हमने मैसेज भिजवाया था वो पंछी भी मर चुका है। और जब हमने वहां पर जाकर चेक किया तो वो लोग अपनी लोकेशन को छोड़कर जा चुके हैं। तो अबिसल बीस्ट इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि उन कम्युनिटी ने जहां पर हमारे पंछी को मार दिया, मैसेज पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद वो लोग यहाँ पर मेरे समन को इनकार कर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर सभी बीस्ट का मास्टर हूं, मुझे यहाँ पर बीस्ट का इंचार्ज बनाया गया था, कैप्टन बनाया गया था, और वो लोग यहाँ पर मेरी बात नहीं मान रहे। इसका मतलब यह है कि वो सभी लोग यहाँ पर हमें छोड़ चुके हैं। हो सकता है कि वो डिवाइन फिजिशियन की बात भी ना मारे क्योंकि वो गद्दारी करने पर तुलाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यहाँ पर मेरी बात तो माननी पड़ेगी। डिवाइन फिजिशियन की पावर्स के सामने उन्हें अपना सर झुकाना पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहता है कि तुमने यहाँ पर कहा कि सभी लोग अपनी हाइड आउट को छोड़कर जा चुके हैं, कौन अपनी हाइड आउट के ऊपर है? तुमने यहाँ पर 5 लोगों का कहा। तो कहता है जी सर मैंने यहाँ पर 5 बीस्ट का कहा कि 5 बीस्ट जो थे वो अपनी लोकेशन को छोड़कर जा चुके हैं, जहां पर जिस केव के अंदर उनका घर था वो उसको छोड़कर जा चुके हैं। मास्टर गोचू को छोड़कर, द आयरन बीस्ट को छोड़कर, आयरन बीस्ट अपनी केव के अंदर है, उनके पास यहाँ पर मैसेज गया भी और साथ ही उन्होंने यहाँ पर मैसेज का रिप्लाई भी दिया है। लेकिन जो रिप्लाई दिया है मुझे लगता है कि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर अबिसल बीस्ट को मुझसे कोई काम करवाना है तो अबिसल बीस्ट को खुद यहाँ पर मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका मैसेज सुनने के बाद उसके पास नहीं जाने वाला और किसी मीटिंग में इस तरह से नहीं जाऊंगा। उसे बोलो कि वो खुद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए और आकर मुझे कहे कि मुझे ये काम करना है। तो अबिसल बीस्ट ये बात सुनने के बाद कहता है कमीने कही कि इसका मतलब यह है कि सभी मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पर ये बात साबित करने का वक्त आ चुका है कि मैं इनका कैप्टन क्यों बनाया गया था। मुझे लगता है कि शुरुआत गोजो से ही करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी लोकेशन के ऊपर और बाकी सभी लोगों की लोकेशन अननोन है, मुझे नहीं
पता कि वो सभी लोग इस वक्त कहां पर चले गए होंगे। इसके साथ ही वो कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे गोजो द आयरन बीस्ट के पास खुद ही जाना पड़ेगा और जाकर उससे बात करनी होगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे चीफ का दिखाया जाता है कि चीफ जो होता है वो अपनी कार को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर रास्ते में वो उनसे पूछता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से जा कहां पर रहे हो, और वो लोग कहते हैं कि चीफ हमने बताया था ना कि यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन है, आप बताएं कि आप दोनों यहाँ पर से किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चीफ उसे कहता है कि क्या यहाँ पर इस सवाल के पूछने के पीछे कोई खास वजह है। तो वो लड़का उसे कहता है नहीं नहीं सर, यहाँ पर कोई भी खास वजह नहीं, हम तो बस यहाँ पर आपसे यही पूछ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर हमें बता दें कि आप कहां तक जाने वाले हैं या फिर आप कौन से इलाके तक जाने वाले हैं, तो कम से कम मुझे यहाँ पर इस बात की श्योरिटी रहेगी कि मुझे रास्ते में आपको बार बार बचाना नहीं पड़ेगा, मेरी वजह से आप पहले यहाँ पर मुश्किल में पड़ चुके हैं। तो चीफ उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं, क्योंकि हमारा मिशन फोर्ट सोवरियन का जो लॉर्ड है उसे ढूंढकर उसे मारने का है और साथ ही फोर्ट सोवरियन को पूरी तरह से बर्बाद करने का है। इसी वजह से हम लोग उन जगहों के ऊपर जाएंगे जहां पर फोर्ट सोवरियन के कासल होंगे। तो क्या अब तुम्हें समझ आई? तो वो सभी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही ना चाहते हुए उनकी बॉडी से उनकी पावर्स रिलीज होती हैं। पता नहीं अब यहाँ पर इस सवाल के साथ उनका क्या लेना देना था, हो सकता है कि ये तीनों भी यहाँ पर फोर्ट सोवरियन के ही तीन अलग अलग बीस्ट हो, लेकिन यहाँ पर ये बात कंफर्म नहीं है और तीनों यहाँ पर उनकी बात सुनने के बाद हैरान तो होते हैं। तो चीफ कहते हैं क्या गया, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो तीनों ही कहते हैं नहीं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उनसे कहता है कि प्लीज मास्टर्स प्लीज मुझे माफ करिएगा, हम लोग यहाँ पर आपके सफर में आपका साथ नहीं दे सकते, काश हम लोग यहाँ पर आपका साथ दे पाते क्योंकि हम लोग एक सीक्रेट मिशन के ऊपर है, वरना हम लोग भी आपके साथ जाते और फोर्ट सोवरियन को तबाह करने में आपका साथ देते। तो मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और साथ ही वहां पर रास्ते में वो उनको उतार देते हैं। तो एक जगह के ऊपर उतारने के बाद वहां पर से हमारा चीफ और शूरा जो होते हैं अपना रास्ता अलग कर लेते हैं और वो लोग उनसे कहते हैं कि अपना ध्यान रखिएगा, और शूरा और चीफ वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए उसके बाद हम लोग अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए जरूर आएंगे। तो चीफ कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर किस्मत में हुआ तो दोबारा जरूर मिलेंगे। तो जैसे ही वहां पर से चीफ आगे बढ़ जाते हैं तो उसी के साथ वो भिखारी जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर देखो तो जरा, उस बुढ़े आदमी ने यहाँ पर मेरी आंखों में देखते हुए सीधा ये कह दिया कि वो फोर्ट सोवरियन के लॉर्ड को ढूंढकर उसे मारना चाहता है और फोर्ट सोवरियन के कासल को बर्बाद करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि इनके बारे में जितना हमने सोचा था कि ये हमारे लिए खतरा है, ये उससे भी बड़ा खतरा है। तो वो भिखारी लड़का कहता है कि मैं पहले यहाँ पर यही सोच रहा था कि मैं इनके ऊपर दूर से नजर रखूंगा और देखूंगा क्या ये लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन अब जबकि उनका मकसद बहुत ज्यादा क्लियर है कि वो फोर्ट सोवरियन के ही पीछे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे यहाँ पर सामने आना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तो वो बाकी के दोनों से कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दोनों को यहाँ पर क्या लगा था कि ये आइडिया काम करेगा। जब वो पीछे घूमकर देखता है तो वो दोनों पहले वहां पर से आगे बढ़ चुके होते हैं। तो वो कहता है बेवकूफो मेरे लिए रुको, और इसी के साथ वो भी उनके पीछे चल पड़ता है। हो सकता है कि ये तीनों यहाँ पर बीस्ट हो, क्योंकि जिस तरह से ये बंदा यहाँ पर बात कर रहा था मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पर उन 8 बीस्ट में से एक बीस्ट है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग शूरा की एक और बीस्ट के साथ फाइट देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अबिसल बीस्ट जो होता है वहां पर आयरन बीस्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। तो अबिसल बीस्ट वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यही जिंदगी जीना चाहते थे, जहां पर तुम्हारे आसपास काफी सारे घर और सभी लोग जहां पर तुम्हारे आसपास रहते हैं और तुम्हें जहां पर अकेले में एक जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन क्या यही वो अकेले की जिंदगी है जो तुम्हें चाहिए थी, जो तुमने यहाँ पर हमारे डिवाइन फिजिशियन से मांगी थी? तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था मैं कहाँ पर रहता हूँ और कैसे रहता हूँ, बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आया हो? तो अबिसल बीस्ट उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही खास सिचुएशन की वजह से आया हूँ, मुझे यहाँ पर आना नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही खास वजह से आया हूँ। कुछ आउटलैंडर्स जो कि हमारी दुनिया के नहीं लगते, जो कि दूसरे शहर से या फिर दूसरे किंगडम से यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे 2 कासल्स को बर्बाद कर दिया और साथ ही हमारे 2 बीस्ट मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर बाकी के सभी बीस्ट को भी मैसेज भिजवाया था ताकि सभी लोग यहाँ पर एक मीटिंग करते हैं और उसमें फैसला करेंगे कौन उनको मारने के लिए जाएगा। लेकिन अब जबकि मरने वाले दोनों यहाँ पर तुम्हारे दोस्त थे, तो मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ, इसी वजह से मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम यहाँ पर उनका बदला लो। मैं चाहता हूँ कि तुम पर्सनली जाकर उसे फाइट करो, यहाँ पर उन कमीनों को मारकर मेरे पास लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि उन दोनों को जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। अब जबकि यहाँ पर फोर्ट सोवरियन के 2 कासल बर्बाद हो चुके हैं और हमारे 2 बीस्ट मर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिसहैप पैदा हो सकती है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को मान लेंगे कि हमारा जो फोर्ट सोवरियन है वो कमजोर पड़ चुका है और उन सभी को यही भी लग सकता है कि हमारे जो डिवाइन फिजिशियन उनके 3 गार्डियन बीस्ट हैं वो तीनों ही गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया दंगा शुरू हो सकता है, एक नई रिवोल्ट शुरू हो सकती है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ
हूँ कि इस मसले को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो मुझे जो पावर्स दी गई हैं उन पावर्स की वजह से मैं यहाँ पर आगे तुम्हें ये पावर्स ग्रांट करता हूँ कि तुम जाओ जाकर उनको मेरे लिए पकड़ कर लाओ। तो जैसे ही वहां पर बिसल बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जाओ उनको पकड़ कर लाओ, इसी के साथ ही वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारी कमांड को नहीं मान सकता। ये बात सुनते ही बिसल बीस्ट कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि लॉर्ड डिवाइन फिजिशियन ने खुद यहाँ पर मुझे ये ग्रांट किया था कि मैं एक आजादी की जिंदगी गुजार सकता हूँ। उन्होंने यहाँ पर मुझे एक नया सर दिया था, यानी कि मेरी बॉडी के ऊपर मेरा सर कट चुका था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुझे एक नया सर दिया और कहा था कि आज से मैं आजाद हूँ, मैं जो जिंदगी जीना चाहूँ वो जी सकता हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। और साथ ही यहाँ पर गोहांग और साथ में स्योंग जी अगर वो दोनों मर गए हैं तो उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अबिसल बीस्ट उसकी बात सुनने के बाद से कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम तीनों तो यहाँ पर स्वर्ण ब्रदर्स की तरह थे। अब जबकि तुम तीनों स्वर्ण ब्रदर्स की तरह थे तो फिर तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम उनकी मौत का बदला नहीं लेना चाहते और तुम यहाँ पर एक आजाद जिंदगी गुजारने के लिए उनके बदला नहीं लोगे। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि वो मेरे स्वर्ण ब्रदर्स थे और मेरे मरने के बाद वो यहाँ पर मेरे स्वर्ण ब्रदर्स बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा सर कट गया था और उसके बाद इस वक्त मेरे पास नया सर है जो कि किसी और का मेरी बॉडी के साथ जोड़ दिया गया और मेरे पास उसकी मेमोरीज भी हैं, लेकिन अपनी मेमोरीज मेरे पास बहुत ही कम है। मैं इस बात को मान लेता हूं कि वो लोग मेरे स्वर्ण ब्रदर्स थे, लेकिन वो लोग जिसके स्वर्ण ब्रदर्स थे वो गोजो मर चुका है और मुझे यहाँ पर किसी दूसरे गोजो का बोझ उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद अबिसल बीस्ट कहता है कि ये कमीना तो यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। तो गोजो आयरन बीस्ट उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं हूँ जब तक कि डिवाइन फिजिशियन खुद यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर मुझसे ये नहीं कहता है कि मुझे ये मिशन करना है, तब तक मैं यहाँ पर अपनी सॉलिट्यूड की जिंदगी को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो जाओ जाकर डिवाइन फिजिशियन से पूछ लो, उन्होंने खुद यहाँ पर मुझे आजाद किया था। तो इसी के साथ ही बिसल बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ उसे कहता है कि शायद तुम इस बार में भूल रहे हो कि डिवाइन फिजिशियन ने खुद मुझे ये पावर्स दी थी, उन्होंने मुझे ये अथॉरिटी दी थी कि मैं बाकी के 7 बीस्ट के ऊपर कैप्टन बनकर तुम सभी को ऑर्डर्स दे सकता हूं और जो बात मैं करता हूं इसका मतलब यह है कि वो डिवाइन फिजिशियन बात कर रहे हैं, तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना। और साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए उसे कहता है मुझे यहाँ पर जो पावर्स दी गई है इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे सामने इस वक्त डिवाइन फिजिशियन हूं और डिवाइन फिजिशियन इस वक्त तुम्हारे सामने ये बात कर रहे हैं और तुम्हें ये ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो मेरी कमांड डिवाइन फिजिशियन की कमांड है और साथ ही यहाँ पर तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा। और जैसे ही वहां पर उसके सामने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे बात करता है तो उसी के साथ ही आयरन बीस्ट यानी कि गोजो को लगता है कि उसके सामने डिवाइन फिजिशियन खड़े हैं और डिवाइन फिजिशियन उसे यहाँ पर चिल्लाकर कह रहे होता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, जल्दी से जल्दी जाकर उन आउटलैंडर्स को ढूंढो और उन्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, मेरे यही ऑर्डर्स हैं, तुम्हें अपने सॉलिट्यूड को छोड़ना होगा। तो जैसे ही वहां पर गोजो ये देखता है उसे लगता है कि सामने उसके डिवाइन फिजिशियन खड़े हैं, हालांकि उसके सामने डिवाइन फिजिशियन खड़ा नहीं होता बल्कि उसके सामने अबिसल बीस्ट ही होता है, लेकिन अबिसल बीस्ट की पावर्स शायद इससे ऐसा करवाती हैं, उसकी पावर्स के अंदर कोई स्पेशल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से गोजो उसके सामने सर झुका देता है और उसे लगता है कि डिवाइन फिजिशियन ने डायरेक्ट उसे ऑर्डर्स दिए हैं। तो वो कहता है आपके लिए तो यहाँ पर जान हाजिर है, आपने ये मुझे नई जिंदगी दी थी और आपके लिए मैं हर एक काम करने को तैयार हूँ, जिसको पकड़ कर लाना मैं उसको पकड़ कर लेकर आऊंगा। तो अबिसल बीस्ट कहता है कि चलो कम से कम मेरी पावर्स यहाँ पर अभी भी इनके पर काम करती हैं, यही वजह है कि मुझे यहाँ पर इन सभी बीस्ट का कैप्टन बनवाया गया था। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एक पुराने से घर का दिखाया जाता है, टूटे फूटे घर के बाहर दिखाता है कि शूरा प्रैक्टिस कर रहा होता है, चीफ वहां पर ऊपर बैठे उसे एडवाइजेस कर रहे होते हैं और साथ ही वहां पर चीफ बैठे बैठे अपने पास्ट में खो जाते हैं। वो अपने एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर एक बहुत ही बुढ़ी बॉडी वाला एक मास्टर जो होता है वो बैठा होता है, शायद ये चीफ ही होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वहां पर जहां तक उनकी बॉडी के ऊपर इतनी बुरी हालत होती है कि हड्डियां नजर आ रही होती हैं और वहीं पर उनके कान में आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे वापस आने का वक्त आ चुका है, दुनिया को एक बार फिर से यहाँ पर मैसरीज के किंग की जरूरत है, मिस्री ऑफ द कीज, तुम्हें यहाँ पर वापस आना ही होगा और तुम्हें यहाँ पर फॉलन मिस्रीज के लिए दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। लेकिन वो बुढ़ा मास्टर जो कि शायद यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं है, इस वजह से मैं शायद कह रहा हूँ कि जो कि शायद यहाँ पर हमारे चीफ हैं, तो वो जो आवाज उसे आती है उस आवाज से वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ये सारे काम कर सकूँ, जो तुम मुझे कह रहे हो मैं कर नहीं सकता, ना ही यहाँ पर मेरे अंदर कोई डिजायर बची है कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊँ और ये सब कुछ कर सकूँ। ठीक है, साथ ही वो आवाज जो होती है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद फिर से उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी उन सारी पावर्स को तुम्हें वापस तो नहीं लुटा सकता, जो सारी पावर्स कभी तुम्हारे पास हुआ करती थी, कभी तुम एक महान मास्टर हुआ करते थे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें तो इसके साथ एक बहुत ही पावरफुल वेपन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जिसकी हमेशा से तुमने ख्वाहिश रखी थी, जो तुम्हें चाहिए था, मैं यहाँ पर तुम्हें अशूरा दे सकता हूँ। इसी के साथ वो बुढ़ा मास्टर जो होता है वहां पर अपनी आंखें खोलता है, दूसरी तरफ चीफ अपनी आंखें खोलता है, जहां पर से थोड़ा बहुत हिंट मिलता है कि वो बुढ़ा मास्टर चीफ ही था और चीफ के साथ वहां पर बात हो रही थी, कोई उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें अशूरा दूंगा। हमारे चीफ जो होते हैं वहां पर अशूरा को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं, फिर साथ उसे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी इस स्टाफ को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे
तुम्हें अपने इस डंडे को ठीक से हैंडल करना सीखना होगा। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डंडा मेरे हाथ में बिल्कुल भी फिट नहीं है, क्या तुम मुझे यहाँ पर तलवार नहीं दे सकते? तो वो कहता है नहीं, तुम्हें तलवार बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ ही हमारा शूरा उसे कहता है कि चीफ मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फोर्ट सोवरियन के बारे में कुछ पता चला? तुम वहां पर कीपर ऑफ वुड्स के पास गए थे, उस वुड स्पिरिट के पास, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? तो वो कहता है हाँ, उसने मुझे यहाँ पर कुछ बताया तो है। और यहीं पर से चीफ जो होते हैं अपने पास का सीन दिखाते हैं, जहां पर वो उस वुड स्पिरिट के सामने खड़े थे और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में कुछ पता है, क्या तुम्हें फोर्ट सोवरियन के लॉर्ड के बारे में पता है? तो वो उसे कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर उसके बारे में पता है। उसका भी वो एक मिस्री हुआ करता था, उसका नाम पैजर कमान था, द डार्क मेज, और वो काफी ज्यादा फेमस भी था। लेकिन उसके बारे में यह कि उसकी स्पेशल पावर मैनिपुलेटर ऑफ स्पेस थी, यानी कि वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता था। तुम्हारा शूरा जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि चीफ आपने यहाँ पर कहा कि उसके पास एक स्पेशल पावर है कि वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि हमारा ताचियोन यहाँ पर स्पेस के अंदर जंप कर सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसकी फिक्स लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, वो स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है। तो फिर हम लोग उसको ढूंढेंगे कैसे और उसे मारेंगे कैसे? तो मुझे लगता है कि हमें उस कमीने जारिम जू की ऑफर को मान लेना चाहिए था। उसने कहा था कि हम उनके फोर्ट सोवरियन को ज्वाइन करके उनके सबऑर्डिनेट बन जाए। ऐसा हो सकता है कि हम लोग उसके साथ उनके चीफ के पास, उस डिवाइन ब्यूटिशियन के पास चले जाते और वहां पर जाकर हम लोग उन सभी को दर्द दबोचते, उन सभी को बुरी तरह से पीटते। तो चीफ उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि हम लोग जाकर फोर्ट सोवरियन के ऊपर अटैक कर दे, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम लोग अभी फिलहाल के लिए इस कंडीशन में है कि हम लोग फोर्ट सोवरियन के ऊपर जाकर अटैक कर सके? तो शूरा कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो चीफ उसे कहता है कि क्या तुम्हें खुद यहाँ पर नहीं पता, अभी तक हम लोग यहाँ पर उसके 8 प्रोटेक्टर्स में से सिर्फ 2 प्रोटेक्टर से फाइट कर चुके हैं, और 2 प्रोटेक्टर्स के साथ फाइट करने के बाद तुम्हारी ये हालत है। जरा अपनी हालत तो देखो, तुम यहाँ पर 2 प्रोटेक्टर से भी ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे, और तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि हम लोग जाकर फोर्ट सोवरियन के ऊपर अटैक कर देंगे, जहां पर बाकी के सभी बीस्ट भी होंगे और साथ उसके 3 प्रोटेक्टर गार्डियन होंगे और जो डिवाइन फिजिशियन खुद भी वहां पर होगा। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर इनके ऊपर कौन सा बीस्ट आकर अटैक करने वाला है, द गोजो द गोल्डन बीस्ट आकर अटैक करेगा या फिर कोई और बीस्ट आएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी की एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां शूरा जो होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है। चीफ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो कि मैं फोर्ट सोवरियन के अंदर जाकर हल्ला बोल देना चाहिए, लेकिन वहां पर जाकर हम लोग करेंगे क्या, जबकि वहां पर अभी भी प्रोटेक्टर बीस्ट और साथ में प्रोटेक्टर गार्डियंस और इसके साथ साथ वहां पर वो डिवाइन फिजिशियन भी है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूं, मैं जाकर उन सभी की तशरीफ को कूट दूंगा। तो चीफ उसे कहता है कि बस ही कर, तो तुम यहाँ पर उन सभी लोगों को कैसे कूटोगे जबकि तुम खुद यहाँ पर उनसे मार खा रहे हो? जरा तुमने अपनी हालत नहीं देखी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम 2 बीस्ट के साथ फाइट कर चुके हो और 2 बीस्ट से फाइट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या तुम्हें खुद यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बताऊं। तो वो कहता है चीफ ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चीफ उसे कहता है कि ऐसा ही है। ठीक है, साथ ही वहां पर दिन खत्म होता है और रात हो जाती है और वो दोनों वहां पर अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद चीफ उसे कहता है कि शूरा मेरे बच्चे, आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ कि तुमने यहाँ पर 8 प्रोटेक्टर बीस्ट में से 2 प्रोटेक्टर बीस्ट से फाइट किया और तुमने यहाँ पर उन दोनों को फेस किया, उनसे फुल फाइट किया, उन दोनों को हराया भी। तो उनसे फाइट करने के बाद तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लगता है कि वो कैसे थे? तुम्हारा शूरा कहता है क्या मतलब है वो कैसे थे? तो चीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स से फाइट कर चुके हैं, बहुत सारे ट्रैवल्स के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन क्या पहले कभी तुम यहाँ पर इस तरह के बीच से फाइट कर चुके हो? तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनमें कुछ ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारे के सारे यहाँ पर इतना बड़ा खतरा नहीं थे, और यहाँ पर ये भी कहूंगा कि वो कोई पुश ओवर्स भी नहीं थे, यानी कि उनको मारना काफी ज्यादा दिक्कत भरा भी था। तो चीफ उसे कहता है कि हाँ, मैं यही तो तुमसे जानना चाहता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम यहाँ पर बाकी के सभी बीस्ट के खिलाफ भी फाइट कर पाओगे? तो वो कहता है हाँ चीफ, मैं यहाँ पर फाइट कर सकता हूं। तो चीफ कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें यहाँ पर दिक्कत हो रही है? तो वो कहता है नहीं चीफ, ऐसी बात नहीं है। तो चीफ उसे कहता है कि सबसे पहले वाले बीस्ट, जब क्रिम्सन बीस्ट के साथ तुम फाइट कर रहे थे, उस वक्त फाइट करते वक्त तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा एनर्जी सर्ज जो था वो इतनी तेजी के साथ निकला कि तुम्हारे नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी, और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर दूसरी बार जब तुम दूसरी बार यहाँ पर फाइट कर रहे थे, उस वक्त मैंने तुम्हें जब देखा तुम ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े थे। अब मुझे नहीं पता कि तुम वहां पर क्यों गिरे पड़े थे, लेकिन मुझे लगता है कि फाइट में थकने की वजह से तुम वहां पर गिर गए थे। तो शूरा उसे कहता है चीफ, मैंने कहा भी था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस वक्त ठीक नहीं था, मुझे वहां पर फ्लू हो गया था, इसी वजह से मैं वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर गया था। चीफ उसे कहते हैं कि बहाने बनाना बंद करो, तुम यहाँ पर उनसे फाइट करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। जब किसी के साथ ही ताचियोन जो
होता है वो उठता है और बाहर की तरफ देखना शुरू कर देता है। तो वो लोग कहते हैं ताची और बच्चे क्या हो गया, क्या कोई यहाँ पर कोई गेस्ट आया, कोई हमसे मिलने के लिए आया है। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि वहां पर बाहर कुछ बैंडिट्स होते हैं जो कि बाहर खड़े होते हैं और वो लोग इस घर की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो असल में यहाँ पर चीफ और शुरा को पकड़ने के लिए आया होता है, क्योंकि फोर्ट सोवरियन ने इन दोनों के ऊपर यहाँ पर इनाम लगा दिया होता है, यानी बाउंटी लगा दी होती है। जो भी यहाँ पर इनके बारे में न्यूज देगा उन्हें यहाँ पर इनाम मिलेगा। तो एक बंदा जो होता है उसकी स्क्वाड्रन का वो से कहता है कैप्टन क्या तुम वाकई में यहाँ पर करना चाहते हो? तो वो से कहता है तो फिर हम लोग और क्या करें। इन दोनों के ऊपर टॉप सीक्रेट बाउंटी लगाई गई है जो कि काफी ज्यादा हायर है। अगर हम लोग यहाँ पर इनको पकड़ कर ले जाते हैं तो फिर हमें काफी सारा पैसा मिलने वाला है। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन चीफ हम लोग यहाँ पर इसे पकड़ कर ले जाने की बजाय क्यों ना सिर्फ जाकर उनको इसके बारे में बता दे, वो लोग खुद इनसे निमट लेंगे। तो उसका चीफ उसे कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दें? अगर हम इन दोनों को जिंदा पकड़ कर लेकर वहां पर जाते हैं और जाकर फोर्ट सोवरियन के लॉर्ड के सामने पेश करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर फोर्ट सोवरियन के साथ अफिलिएट होने का मौका मिलेगा। हमारा जो सेक्टर है वो भी यहाँ पर उनके साथ मिल जाएगा और वो हमें काफी सारे बेनिफिट्स भी देंगे। अगर हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो लोग खुद यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए आएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो वो लोग कहते हैं लेकिन बॉस हमें पता चला है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, यहाँ तक कि फोर्ट कासल के 2 बीस भी इनके हाथों से हार चुके हैं। तो उसका बॉस से कहता है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। आखिर 20 यहाँ पर इससे कैसे हार सकते हैं? और साथ ही वो कहता है कि अगर तुम लोग इतने डरपोक हो तो यहाँ पर से दफा हो जाओ, मुझे यहाँ पर अकेले आगे बढ़ने। तो वो कहता है नहीं नहीं बॉस हम लोग तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तो बॉस कहता है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ये करने को तैयार हैं। और जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं इसी के साथ एक मास्क पहने हुए बंदा उनके सामने आकर रुकता है और उनसे कहता है कि रुक जाओ, तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरा शिकार है, मैं चाहता हूं कि मैं अकेले इसका शिकार करूं, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर से चुपचाप वापस चले जाओ। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग जो होते हैं आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं सर, आप यहाँ पर जाओ, जाकर उनका शिकार करें। हम लोग चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाते हैं और घर जाकर दूध पीकर सो जाते हैं। फिर साथ ही बॉस हिलाकर उसे कहता है क्या तुम्हें लगा था मैं तुम्हें ऐसा कुछ कहूंगा? क्या मैं तुम्हें शक्ल से कोई बेवकूफ दिखाई देता हूं? हम यहाँ पर अपना शिकार पिन पॉइंट करने के बाद अपना शिकार तुम्हें क्यों देंगे? तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जबकि शूरा और चीफ जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर आपस में फाइट हो रही होती है। मास्क वाला बंदा उन सभी लोगों को पीट रहा होता है और उन सभी की फाइट हो रही होती है। चीफ कहते हैं मुझे लगता है कि वो हमारे लिए नहीं आए होंगे, वो सभी लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, लगता है कि मैं वापस अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वहां पर सभी को हरा देता है। तो चीफ कहता है कि मुझे लगता है कि चीफ ये तो हमारे लिए आया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी उन 20 में से कोई एक है। और इसी के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है उनकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही वहां पर सामने की तरफ बड़ी तेजी के साथ जंप करता है। तो हमारे चीफ कहते हैं शूरा यहाँ पर मैं चाहता हूं कि तुम्हें इससे फाइट करनी है और फाइट करके इसको जान से नहीं मारना, क्योंकि हमें यहाँ पर फोर्ट सोवरियन के लॉर्ड की लोकेशन चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वाले को जिंदा पकड़ना। अगर जो 20 में से एक है तो मुझे ये जिंदा चाहिए और यहाँ पर अपना ध्यान रखना। इस बार अगर तुम्हारी मुझे कोई कमजोरी नजर आई तो फिर मैं आगे तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाने वाला। और इसी के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वहां पर जबरदस्त लैंडिंग मारता है और उनके ऊपर आकर किक मारता है, जिसकी वजह से वहां पर नीचे का ग्राउंड टूटता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। चीफ और शूरा दोनों जंप करते हुए पीछे की तरफ हटते हैं और उस धमाके से अपने आप को बचाते हैं। तो इसी के साथ ही मास्क वाला बंदा जो होता है हमारे शूरा की तरफ देखता है। शूरा कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी उन्हीं में से एक है और वो उससे पूछता भी है क्या तुम यहाँ पर फोर्ट सोवरियन के 20 में से एक हो? तो चीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जिंदा पकड़ कर लाना, क्या तुम्हें समझ आ गई? तो शूरा कहता है जी मास्टर मुझे समझ आ गई। और इसी के साथ ही हमारा शूरा जो होता है बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मास्क वाला बंदा जो होता है वहां पर से भागना शुरू कर देता है और हमारा शूरा उसका पीछा करता है। तो मास्क वाला बंदा पता नहीं जानबूझकर उसे ल्योर कर रहा है या कहीं पर फंसाने के लिए वो उसे जंगल के अंदर ले जाता है, जहां पर शूरा उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। शूरा जितनी बार भी अपना डंडा घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है उतनी बार ही वो यहाँ पर एक कील की तरह स्लिप हो जाता है, जैसे कि मछली बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है ना, हाथ में पकड़ो तो स्लिप हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो शूरा कहता है कि ये कमीना कहीं का है क्या चीज, मैं जितनी बार इसके ऊपर अटैक करता हूँ ये वहां पर कुछ स्प्लिट सेकंड से मेरे अटैक से निकल जाता है, मेरा डंडा उसे हिट करने ही वाला होता है, उसी वक्त वो सामने से निकल जाता है। आज ये किस किस्म की सॉसरी को यूज कर रहा है, क्या ये इसकी कोई स्पेशल ट्रिक है या फिर कोई मार्शल आर्ट्स है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक और बार ट्राई करके देखता हूं। तो हमारा शूरा इस बार सामने की तरफ स्टैप करता है और उसकी जो स्टिक होती है सीधे उसके सर की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन मास्क वाला बंदा वहीं पर से पीछे की तरफ झुकते हुए अटैक को अवॉइड करता है। तो शूरा कहता है इस बार नहीं बच पाओगे और वहीं पर से वो अपना पंच बनाता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क वाला बंदा जो होता है वहीं पर से उसके पंच को भी अवॉइड कर लेता है, यानी कि उसकी जो मूवमेंट्स होती है इतनी फास्ट होती है कि वो यहाँ पर उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर पा रहा होता है। तो अब शूरा जो होता है वहीं पर से घूमकर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से अटैक को अवॉइड कर लेता है और इस बार जब वो पीछे की तरफ जंप करता है तो वहां पर पीछे एक पेड़ होता है और उसके पीछे अब यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। तो शूरा कहता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे और वो बड़ी तेजी के साथ स्टैब करने के लिए आगे बढ़ता है। तो माशूरे को लगता है कि इस बार यहाँ पर वो डंडा मारकर उसको मार डालेगा, लेकिन जब वो यहाँ पर अपने स्टिक को स्टैब करता है तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है मास्क वाला लड़का वहां पर अपने दोनों हाथों को
को यूज करते हुए अपनी की पावर के साथ उसके डंडे को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, ऐसे जैसे कि एक पोर्टल के अंदर उसके डंडे को खींच रहा हो। तो शूरा इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि हमारे शूरा को अभी तक ये नहीं पता होता कि की पावर को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, की पावर को यूज कैसे करते हैं। तो वो मास्क वाला लड़का उसे कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि इनर की को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इनर की को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें इनर की को यूज करना आता तो मुझे लगता है कि ये फाइट अब तक खत्म हो चुकी होती। तो हमारा शूरा जो होता है इस बात से और भी गुस्सा हो रहा होता है कि यहाँ पर वो उसके ऊपर कोई भी अटैक लैंड क्यों नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमें यहाँ पर इस मास्क वाले बंदे की आइडेंटिटी के बारे में पता चले कि ये कौन है, क्या ये फोर्ट सोवरियन के साथ है या फिर कोई खुद से फाइट करने के लिए आया है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी की एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शूरा जो होता है वहां पर अपनी हिट नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से शूरा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और दूसरी तरफ से मास्क वाला लड़का उसे कहता है कि लड़के क्या हो गया, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बार में कोई आइडिया ही नहीं है कि इनर की को कैसे यूज किया जाता है, इसी वजह से आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इनर की को यूज करना नहीं आता। और वो वहां पर अपने हाथों की मदद से वहां पर एनर्जी को रिलीज करके उसकी स्टिक को अपनी तरफ खींच रहा होता है। पता नहीं अब यहाँ पर इनर की के साथ वो किसी वोर्टेक्स को यूज कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन हमारे शूरा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है और वो शूरा का बाजू भी अपनी तरफ ही खींच रहा था क्योंकि हमारा शूरा जो होता है उसे पीछे की तरफ खींच रहा था अपनी स्टिक को, लेकिन वो उसकी स्टिक को अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसकी वजह से शूरा पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मास्क वाला लड़का उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी स्टिक को छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा बाजू भी उखड़कर मेरे इस वोर्टेक्स के अंदर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे लिए बेहतर चाहिए कि अपनी स्टिक को छोड़ दो। लेकिन हमारा शूरा अपनी स्टिक को छोड़ने को तैयार नहीं होता, जहां तक कि वो बेचारा जो होता है वहां पर उसके घुटने टिक जाते हैं और हमारा शूरा जो होता है अपनी स्टिक को नीचे की तरफ झुकाता है। तो इस बात से मास्क वाला और भी हैरान होता है और कहता है कि ये करना क्या चाहता है, अपनी स्टिक को छोड़ नहीं रहा और अपने घुटनों को नीचे की तरफ क्यों झुका रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा शूरा जो होता है अपनी स्टिक को नीचे झुकाकर ऊपर की तरफ उठाता है, जिसकी वजह से उस लड़के के पांव ग्राउंड से ऊपर उठ जाते हैं। तो शूरा एक ही हाथ के साथ अपनी स्टिक के साथ उस लड़के को ऊपर उठा देता है और इस बात से मास्क मैन जो होता है काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पर अपनी इनर की के 1000 वॉट की पावर को यूज किया हुआ था, 1000 पाउंड्स की पावर को यूज किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसने एक ही हाथ के साथ मुझे ऊपर उठा दिया। तो हमारा शूरा उसे उठाकर पीछे की तरफ पटकता है, लेकिन वो फिर से वहां पर से निकल जाता है, यानी कि वो अटैक जैसे उसके ऊपर होने लगता है या फिर जैसे अटैक हिट होने लगता है वहां पर से वो निकल जाता है। तो शूरा इस बात से फिर हैरान होता है और कहता है कमीना कहीं का एक बंदर की तरह है, यहाँ पर से दूसरी तरफ फुदक रहा है और हर बार यहाँ पर मैं इसके ऊपर अटैक लैंड नहीं कर पा रहा। तो मास्क वाला पीछे हटता है और कहता है कि मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि पूरे 1000 किलो का वजन जो था वो उसने सिर्फ एक ही हाथ के साथ ऐसे उठा लिया। मैंने यहाँ पर अपनी 1000 वेट हेफ्ट टेक्निक को यूज किया हुआ था, जो कि एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने इतनी आसानी से इस वजन को उठा लिया। तो शूरा उसे कहता है तुम बिल्कुल एक बंदर की तरह हो या फिर कहूं कि एक मछली की तरह हो जो कि स्लिप होता जा रहा है और बंदर की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर फुदक रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर अब और क्या ही कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास यहाँ पर इन पार्लर ट्रिक्स के अलावा कुछ और भी है। तो मास्कमैन उसे कहता है कि लड़के के हाथ में वाकई में लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही ट्रिक्स है और इसी के साथ ही शूरा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही ट्रिक्स हैं। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए यहाँ पर कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि चीफ ने कहा था कि तुम्हें जिंदा पकड़ना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही आराम से पीट रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर सीरियस होता तो अब तक तुम यहाँ पर मर चुके होते। मास्कमैन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होता है और उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। तुम्हारा शूरा उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मार सकता हूँ और मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा टफ हो और 2-4 बार तुम्हारे सर में मारने से तुम मरोगे तो नहीं, मैं तुम्हें जिंदा ही पकड़ कर लेकर जाऊंगा। और साथ ही शूरा सामने से गायब होता है, बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट हो और तुम यहाँ पर अटैक्स को अवॉइड कर लेते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा। और उसके करीब जाने के बाद शूरा अपने डंडे को घुमाकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार जो अटैक होता है वो सीधा उसके ऊपर लैंड करता है, यानी कि इस बार मास्क वाला बंदा जो होता है वो सामने से हटता नहीं है और उसकी स्टिक जो होती है उसकी बॉडी के साथ जाकर लगती है, लेकिन वहीं पर रुक जाती है क्योंकि वो लड़का जो होता है वहां पर अपनी बॉडी को शायद हार्डन कर लेता है या उसकी स्पेशल पावर के बारे में अभी मैं सही तरह से पता नहीं कर पा रहा कि वो क्या है, लेकिन गैस करूं तो शायद उसके पास ये पावर्स है कि वो अपनी बॉडी को जरूरत पड़ने पर बहुत ज्यादा हैवी यानी बहुत ज्यादा भारी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हल्का कर सकता है, जिससे उसे ज्यादा स्पीड मिलती है और जिससे उसे यहाँ पर हैवीनेस मिलती है। तो अब यहाँ पर वो अपनी बॉडी के साथ उसके डंडे को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और वहां शूरा इस बात से काफी हैरान होता है कि वो अटैक करके उसे पीछे की तरफ धकेल नहीं पा रहा। तो वो उसे कहता है कि लड़की अब क्या हो गया, क्या अब तुम्हें यहाँ पर पता चला कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं सकते। तो शूरा फिर से वहां पर अपने डंडे को उठाता है और उसके सर में मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो मास्क वाला लड़का उसे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर इनर की को यूज नहीं करते तब तक तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, चाहे तुम यहाँ पर कितनी बार मेरे पर अटैक क्यों ना कर लो।
और इस बार जब शूरा वहां पर अपने डंडे के साथ एक फुल पावर अटैक करता है तो आसपास का पूरा जंगल जो होता है वो तबाह हो जाता है, बहुत ही बड़ा एरिया जो होता है उसके साथ डैमेज होता है। लेकिन वहां पर वो लड़का, जो मास्क वाला लड़का जिसके ऊपर उसने अटैक किया था, वो दोनों हाथों के साथ उसके डंडे के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, यानी कि वहां पर उसको तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे जैसे उसकी बॉडी के ऊपर कोई डेंट भी नहीं पड़ता। तो शूरा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि हाय, ये किस किस्म का मॉन्स्टर है, क्या इसकी बॉडी पत्थर से बनी हुई है। तो मास्क वाला लड़का उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर सरप्राइज्ड हो रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इनर की को यूज किए बिना तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये वो राम है, यानी कि ये वो टेक्निक है जिसे एडमेंटाइन फ्रेम टेक्निक कहा जाता है, जिसमें अपनी बॉडी को मैं इतना ज्यादा हार्ड कर लेता हूं कि कोई भी यहाँ पर मेरी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये लेवल मुझे सिर्फ और सिर्फ खास दुश्मनों के खिलाफ ही यूज करने का मौका मिलता है, और ये समझ लो कि इतने सालों के बाद दोबारा यहाँ पर मैं इस टेक्निक को यूज कर रहा हूँ। तुम्हारा शूरा जो होता है वो कहता है कि ये कमीना कहीं का तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा शूरा जो होता है उसे वहां पर थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो जाता है कि आज यहाँ पर इसे सब कुछ कैसे कर रहा है, क्योंकि कभी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और कभी वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो शूरा कहता है कि कभी यहाँ पर ये एक स्लॉथ की तरह बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और जब मैं यहाँ पर अटैक करने लगता हूँ तब ये मेरे अटैक से निकल जाता है, यानी कि अटैक जो होता है उसे हिट करने वाला होता है कि उसी के साथ ही वहां पर से निकल जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके पास कोई ना कोई स्पेशल पावर जरूर है, मुझे यहाँ पर अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। और माशूरा जो होता है वहां पर अपने हाथ को यूज करते हुए उसके कपड़ों को पकड़ता है, और उसके कपड़ों को पकड़ना है, जैसे ही वो उसके कपड़ों को पकड़ता है इसी के साथ ही वो मास्क वाला लड़का जो होता है अपनी उंगली के स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, जिसे वन फिंगर थंडर क्लैप टेक्निक कहा जाता है। वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ जैसे ही वहां पर अपनी की पावर को अपनी उंगली के अंदर इम्ब्यूट करके एक थंडर बुलेट बनाता है और उसके साथ माय शूरा को हिट करता है। तो शूरा की बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होती है, यानी जितनी भी की पावर होती है, जो कि शूरा को अभी तक शायद पता नहीं है या फिर चीफ ने ब्लॉक की हुई है, वो जो होती है पूरी तरह से वहां पर डिसबैलेंस हो जाती है और माय शूरा जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है। तो इस बात से वो लड़का भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर वन फिंगर थंडर क्लैप टेक्निक को यूज किया, जो कि तुम्हारी मैडियंस को स्ट्राइक करने के लिए होता है। दुश्मन की बॉडी के अंदर जो इनर की होती है, उस इनर की के भंडार को यहाँ पर डिसबैलेंस कर दिया जाए तो यहाँ पर डिसबैलेंस की वजह से उसे एक आफ्टर शॉक लगता है, जिसकी वजह से इंसान जो है काफी दूर जाकर गिरता है। जितना ज्यादा वो दूर जाकर गिरेगा इसका मतलब यह है कि उसके पास उतनी ही कम की पावर है, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ही कम दूर गिरे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा भंडार है की पावर का, लेकिन तुम यहाँ पर उस की पावर को यूज करना नहीं जानते। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर इसको यूज करना नहीं जानते या फिर तुम इसे यूज कर नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हारे पास की पावर का एक बहुत ही बड़ा रिजर्व है। अगर तुम यहाँ पर अपनी की पावर को यूज करोगे तो फिर मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। फिर साथ ही वो मास्क वाला लड़का जो होता है वहां पर आगे बढ़ता और सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के को ये की पावर किसी और से मिली हो, किसी और ने यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर इस की पावर को इम्प्लांट किया और इस लड़के को इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है कि इसके पास इतनी सारी की पावर है, और इसी वजह से यहाँ पर ये सारी इंटरनल एनर्जी को ये यूज नहीं कर सकता। तो माशूरा जो होता है वहां पर फिर से उठकर खड़ा होना शुरू करता है, जबकि वो मास्क वाला लड़का उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ऐसा नहीं करता। लड़के अपनी बॉडी के ऊपर जोर मत डालो। जब यहाँ पर थंडर क्लैप टेक्निक के साथ अटैक किया जाता है की डिसबैलेंस हो जाती है, और अगर तुम फौरन उसी वक्त उठकर खड़े होने की कोशिश करोगे तो की पावर के आफ्टर शॉक की वजह से तुम फिर से वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाओगे और तुम दोबारा कभी अपनी एनर्जी को या फिर अपने बाजू को भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम क्रिपल हो जाओगे। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो जब तक तुम्हारी की बैलेंस में नहीं आ जाती, और इसमें हो सकता है कि हफ्तों लग जाए तब जाकर तुम अपनी एनर्जी को दोबारा से बैलेंस कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारी फायर तो पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए चुपचाप अगर ग्राउंड के पड़े रहो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन माशूरा जो होता है वहीं पर खड़ा होता है, एक लंबा सांस लेता है, अपने डंडे को ऊपर उठाता है। तो वो मास्क वाला लड़का फिर से उसे कहता है कि लड़के कहीं तो पागल तो नहीं हो, मैं यहाँ पर तुमसे कह भी रहा हूँ कि ऐसा मत करो, अगर तुम यहाँ पर अभी कोई मूवमेंट्स करोगे तो फिर तुम्हारी जान को रिस्क है, तुम यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन माशूरा जो होता है वो अपने डंडे को उठाता है, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक कर मारता है। जब वो डंडे को ग्राउंड के ऊपर मारता है और एक लंबा सांस लेता है, इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी की जो होती है वो निकल जाती है, यानी कि वो डिसबैलेंस वाला जो आफ्टर शॉक होता है वो साइडों के ऊपर ग्राउंड के ऊपर रिलीज कर देता है और माशूरा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। और इस बात से मास्क वाला लड़का और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इस लड़के ने ये कैसे कर लिया। जब यहाँ पर की डिसबैलेंस हो जाती है तो इस की को रेक्टिफाई करने के लिए इस लड़के ने सिर्फ एक सांस लिया, अपने डंडे को उठाया, अपनी एनर्जी को बॉडी से बाहर निकाल दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के मॉन्स्टर से मेरा पाला पड़ गया है, जो बिना की पावर को यूज किए यहाँ पर अपने आप को सारी सिचुएशन से निकाल सकता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमें यहाँ पर इस मास्क वाले लड़के की आइडेंटिटी के बारे में पता चलने वाला है कि आखिर ये लड़का कौन है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 41 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माशूरा जो होता है वहां पर जिस मास्कमैन से फाइट कर रहा होता है वो मास्कमैन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने यहाँ पर अपनी की पावर से उसकी एनर्जी को डिसबैलेंस किया था, लेकिन इसके बावजूद शूरा जहाँ पर उसके सामने खड़ा है वो एक लंबी सांस लेने के बाद शूरा की बॉडी फिर से वहां पर नॉर्मल हो जाती है और माशूरा जो होता है वहां पर अपने आप में कुछ मटर मटर कर रहा होता है, यानी कि वहां पर आपस में सी आवाज में बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसका लेवल ब्लैक काइमेरा से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि 2 लेवल ही ऊपर होगा, लेकिन ये ब्लैक काइमेरा की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर साथ ही माशूरा कहता है कि इसका मतलब यह है क्या मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा अगर ये ब्लैक काइमेरा की तरह स्ट्रॉन्गर है। जबकि वो यहाँ पर इतनी बात करता है, इसी के साथ ही हमारा जो मास्कमैन होता है वो और भी हैरान होता है और कहता है कि ये आपस में क्या वहां पर बात कर रहा है, और इसी के साथ ही वो अपना पास दिखाता है कि असल में वो कौन है। तो यहाँ पर एक बुढ़े मास्टर को दिखाता है कि वो मास्टर जो होते हैं अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर दाखिल कर रहे होते हैं। तो असल में ये लड़का जो मास्कमैन है ये वही लड़का है जो कि यहाँ पर उनकी कैरेज के ऊपर सबसे पहला भिखारी उनको मिला था। तो ये लड़का जो होता है वहां पर मास्टर उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को डालता है और सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी नई एनर्जी आ जाती है और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और उसके बाद बाहर आने के बाद वो एक नदी के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ एक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से नदी का पानी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो अपनी पावरफुल की एनर्जी को वहां पर यूज करके देख रहा होता है कि उसकी पावरफुल एनर्जी कितनी पावरफुल है। वो वहां पर पानी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो इसी के साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरी जो पीच ब्लॉसम डेवेस्टेशन टेक्निक जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। हालांकि वुडैंग सेक्टर की टेक्निक के जैसी है और कुनलुन सेक्टर की टेक्निक के जैसी है, लेकिन इसके बावजूद मेरी टेक्निक उनकी टेक्निक से ज्यादा बेहतर है क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 ग्रेड सेज मास्टर्स ने सिखाया है। तो इसी के साथ ही पीछे से एक मास्टर निकलता है और उसे कहता है कि ह्योन गैंग क्या तुम फ्री हो, क्या तुम बाद में आने वाले हो या फिर तुम हमारे साथ मीटिंग में चलने वाले हो। तो वो कहता है मास्टर मैं आ रहा हूँ। तो ह्योन गैंग जो होता है वहां पर अपने मास्टर के साथ केव के अंदर चला जाता है जहां पर 5 सेजेस मास्टर्स बैठे होते हैं। ये सारे के सारे मास्टर्स जो होते हैं ये वो मास्टर जो कि मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुंच चुके हैं और इन लोगों ने यहाँ पर अपना एक अलग सेक्टर बना रखा है। 5 मास्टर्स को यहाँ पर सेज ऑफ सेंचुरी या सेंचुरी ऑफ सेजेस कहा जाता है। ये लोग बहुत ही खास मास्टर्स है क्योंकि इन सभी लोगों ने मार्शल आर्ट के हायर लेवल को अचीव किया और उसके बाद सुप्रीम नाम में पहुंचने के बाद अपना एक अलग से सेक्टर बना लिया और इन माउंटेन्स के अंदर आकर रहते हैं। और ये लड़का जिसका नाम ह्योन गैंग है वो इनका डिसाइपल है और 5 मास्टर्स ने मिलकर यहाँ पर इसको स्टडी करवाया, यानी 5 मास्टर ने यहाँ पर इसे खुद से सिखाया है ताकि यहाँ पर जितने भी दुनिया के अंदर बुरे काम हो रहे हैं उन सभी से निमटने के लिए अपने डिसाइपल को तैयार कर सके। तो इसी के साथ ही मास्टर्स वहां पर बैठकर आपस में बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मास्टर यहाँ पर शुरुआत से बताते हैं कि 14 साल पहले जब यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया था तब यहाँ पर हमारी राइटियस फैक्शन और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन दोनों ने हाथ मिला लिया था। उस वक्त हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर हम लोग जीत सकते हैं। अगर आपके पास बेहतर मार्शल आर्ट्स है फिर चाहे यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोग इन सभी लोगों को मार भी डालते तब भी हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग मार्शल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जहाँ पर जिसके पास ज्यादा पावर होगी वही यहाँ पर बाकी सभी के ऊपर रूल करेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पर डिमोनिक सेक्टर के ऊपर एक तीसरी ताकत जो बाहर से आई थी उसने आकर अटैक कर दिया। उन लोगों ने आकर यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर को तो बर्बाद किया, साथ में यहाँ पर हमारी मार्शल वर्ल्ड यानी कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स के ऊपर भी अटैक करने शुरू कर दिए और पूरी दुनिया के घुटने टिकवा दिए और मार्शल की दुनिया यानी मार्शल आर्ट्स की दुनिया ने उनके सामने घुटने टेक दिए। अगर वो 12 लोग जो कि बाहर की दुनिया से यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहे थे, अगर वो मार्शल आर्टिस्ट होते या फिर मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहे होते, हम तभी यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो सभी लोग जहाँ वो काले जादू को यूज करते हैं और उनका जो फिजिशियन है, जो डिवाइन फिजिशियन है जिसने यहाँ पर उन सभी लोगों को दोबारा से जिंदा किया, उसने यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को क्रिएट किया, जैसे भी किया जो भी किया उसने काले जादू को यूज किया जो कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया के खिलाफ है, ये हमारे असूलों के खिलाफ है और इसका मतलब यह है कि हम सुप्रीम मास्टर्स को अब यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। और साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम यहाँ पर हमारा साथ दो, तुम्हें यहाँ पर हम सभी ने आप 5 मास्टर्स ने अपनी पावर्स दी हैं ताकि इस दुनिया में तुम बैलेंस बना सको और अब जबकि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं तो फिर हम तुम्हें वहां पर भेजेंगे और जाकर तुम ये सब कुछ करोगे। साथ ही वहां पर उनमें से एक मास्टर चीफ और शुरा के बारे में बात करता है और कहता है कि यहाँ पर नई दुनिया के कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हैं, बाहर की दुनिया के कुछ और लोगों ने यहाँ पर आने के बाद फोर्थ सोवरियन के साथ पंगा लिया और यहाँ पर उनके 2 कासल्स को बर्बाद कर दिया और सिर्फ इतना नहीं बल्कि उनके 8 बीस्ट में से 2 प्रोटेक्टिव बीस्ट को भी वो मार चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वो लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लोग भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये दुनिया हमारी दुनिया है, ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया और हम लोग यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की दुनिया के इंसल्ट होने नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि हमारे डिसाइपल तुम्हें वहां पर जाना होगा और पहले जाकर इनको कन्विंस करना होगा। हम चाहते हैं कि तुम जाकर उन लोगों के साथ बात करो और उन्हें बात करके कहो कि वो लोग चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाएं, ये हमारा काम है। हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे और मार्शल आर्ट्स के वॉरियर्स को इकट्ठा करके उन 12 मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे, यानी हम लोग फोर्थ सोवरियन के साथ खुद फाइट करना चाहते हैं। तुम जाकर उनसे बात करना और उनसे कहना कि चुपचाप वापस चले जाएं। लेकिन अगर वो बुढ़ा मास्टर और उसका डिसाइपल वहां पर से जाने से मना कर दे तो हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम अपनी पावर्स
पावर्स को यूज करो, हमारी तरफ से ग्रांट की गई पावर्स को यूज करके तुम उनको यहाँ पर मजबूर करना कि वो लोग चुपचाप वापस चले जाए। लेकिन अगर फिर भी ना जाए तो फिर तुम्हें यहाँ पर इजाजत है उन लोगों को रास्ते से हटा दो, उन लोगों को मार सकते हो। तो हियोन गैंग उनकी बातें सुन रहा था और कहता है जी मास्टर, जैसा आपका ऑर्डर, जो आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तो मास्टर से वहां पर कमांड देते हैं और उसके साथ हियोन गैंग जो होता है यहाँ पर हमारे शुरा को चेक करने के लिए आता है कि क्या वो यहाँ पर इस लड़के के साथ फाइट कर सकता है और क्या यहाँ पर इसे फाइट में हरा पाएगा या नहीं। और साथ ही अगर यहाँ पर फाइट कामयाब होती है तो वो इनसे कहेगा कि चुपचाप यहाँ पर हमारी दुनिया को छोड़कर चले जाओ, वापिस जहां पर से तुम लोग आए थे वहीं पर वापस चले जाओ। लेकिन अब यहाँ पर फाइट का सीन दिखाते हैं जहां पर माँ शुरा जो होता है फिर से अपना डंडा अपने हाथ में पकड़कर फाइट करने के लिए रेडी होता है, जबकि हमारा जो हियोन गैंग होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को इतनी आसानी से मनाया जा सकता है यहाँ पर से जाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि इस लड़के को यहाँ पर मजबूर करके भेजना होगा या फिर इस लड़के को जान से मारना पड़ेगा। जबकि हमारा शुरा जो होता है वहां पर अपने डंडे के साथ बात कर रहा था तो वो कहता है कि इस लड़के की स्पीड पहले से बढ़ कैसे गई है। जब से इसने यहाँ पर खुद से बड़बड़ाना शुरू किया है तब से मुझे लगता है कि इसकी स्पीड पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कोई सिंपल सी डूल नहीं रही, मैं तो सिर्फ इस बच्चे को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ब्लड लस्ट दिखाना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा खून बहाना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही माँ शुरा जो होता है गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है कि तुम्हारी अपनी गलती है जो तुम हमारे पर अटैक करने के लिए आए। तो इसी के साथ हियोन गैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है और शुरा बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद अपनी स्टिक के साथ उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है, लेकिन हियोन गैंग जो होता है वो भी अपनी स्पीड को यूज करते हुए जंप करते पीछे की तरफ फट जाता और कहता है कि इस लड़के की स्पीड वाकई में पहले से ज्यादा तेज हो गई है। मुझे यहाँ पर सिर्फ शक पड़ा था लेकिन इसकी स्पीड तो वाकई में ज्यादा हो गई है। और वो पीछे की तरफ फटता है लेकिन शुरा फिर से उसके करीब पहुंच जाता है। अब यहाँ पर स्पीड की बैटल हो जाती है जहां पर माँ शुरा बार बार उसके ऊपर अटैक्स कर रहा होता है। बार बार अटैक करने के बावजूद भी वहां पर दूसरी तरफ से हियोन गैंग जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड किया जा रहा होता है। और यहीं पर उसकी बॉडी के ऊपर यानी उसके कपड़े फट रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी बॉडी को एडामेंटियन की तरह बहुत सा स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है, लेकिन उसके कपड़े स्ट्रॉन्ग नहीं होते। यहाँ तक उसके मास्क के अंदर भी वहां पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने शैडोलेस ट्रू आर्मर टेक्निक को भी यूज कर रहा हूँ और साथ ही एडामेंटियन बॉडी को भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस लड़के की मॉन्स्ट्रोसिटी और इसकी पावर पहले से बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही माँ शुरा फिर से वहां पर अपनी स्टिक को स्टैब करने लगता है। तो हियोन कहता है कि मैं यहाँ पर उसी टेक्निक को यूज करके इसकी स्टिक को खींचने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर फिर से अपनी इनर एनर्जी के साथ इसको ट्रैप कर लूंगा क्योंकि इस लड़के के पास इनर एनर्जी नहीं है तो यहाँ पर इस मूव को टैकल नहीं कर पाएगा। और जैसे माँ शुरा जोता अपनी स्टिक को सामने की तरफ स्टैब करता है तो हियोन को लगता है कि उसने यहाँ पर इसको बाइंड कर लिया, वो उसकी स्टिक को पकड़ लेगा। लेकिन जैसे वो अपनी इनर की के साथ उसको पकड़ने लगता है उसे दिखाई देता है कि माँ शुरा की स्टिक इस बार वहां पर घूम रही होती है, यानी कि वो घूमते हुए रोटेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ती है। तो वो कहता है ये क्या हो गया दत्त तेरे की, ये तो यहाँ पर मेरे पर अटैक करने वाला है। इसे पता चल गया कि कैसे यहाँ पर इनर की वाली एनर्जी को अपने आप को यहाँ पर उससे बचाना है। और जैसे वहां पर वो रोटेट करता है उसके साथ टकराता है तो उसी के साथ ही उसका मास्क भी टूट जाता है और हियोन जो होता है वहां पर उसकी ब्लीडिंग होती है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। माँ शुरा जो होता है अपनी स्टिक लेकर उसके सामने खड़ा होता है। जैसे वहां पर हियोन का मास्क टूटता है तो माँ शुरा उसके सर में डंडा मारने लगता है, लेकिन वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि जरा रुको, मैं तो तुम्हें जानता हूं, तुम तो वही भिखारी हो ना जो कि हमें सड़क के ऊपर मिले थे। और जब हमारा शुरा जो होता है वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, इसी के साथ ही हियोन जो होता है अपने हाथ दोनों उसकी चेस्ट के ऊपर रखता है और अपनी अल्टीमेट पावर को यूज करता है। उसके पास एक अल्टीमेट टेक्निक होती है जिसे ब्लैक ड्रैगन पाम ब्लास्ट कहा जाता है। वो उस टेक्निक को वहां पर यूज कर देता है और वो टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका कि जो दूर तक माउंटेन्स को, एक माउंटेन क्या उसके पीछे वाली माउंटेन को भी फोड़ देता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शुरा इस अल्टीमेट अटैक के साथ हिट होने के बाद क्या उसे कोई नुकसान पहुंचेगा या फिर नहीं, या फिर हियोन ही जहां पर मार खाने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 41 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे हियोन का क्या होने वाला है, क्योंकि शुरा इसे मारना नहीं है, शुरा ने इसे जिंदा पकड़ना है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर हमारा जो मास्क मैन होता है यानी कि हमारा हियोन जो होता है वहां पर अटैक करता है और हमारा हियोन जब अटैक करता है तो वो एक बहुत ही पावरफुल अल्टीमेट मूव होता है जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन पाम टेक्निक होता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे लगता है कि उसने शुरा को मार दिया और इसी के साथ ही बेचारा अब यहाँ पर घबरा जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इस बच्चे को मार दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में ये बच्चा मर गया है, क्योंकि ये बच्चा तो यहाँ पर अपनी इनर एनर्जी को भी यूज करना नहीं जानता और जो लोग इनर एनर्जी को यूज करना नहीं जानते वो इस अटैक के सामने तो बिल्कुल टिक ही नहीं सकते थे। ये मेरे पांचों मास्टर्स का दिया हुआ मेरे पास एक अल्टीमेट मूव था, इस अल्टीमेट मूव के साथ मैंने इस लड़के को मार दिया। मैं तो बस यहाँ पर इस लड़के को समझा रहा था कि यहाँ पर से चला जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि इन लड़के को और इसके मास्टर को यहाँ पर ये कहना कि वो लोग यहाँ पर से वापस चले जाए जहाँ पर से आए थे। और इसी के साथ ही बेचारा वहीं पर बैठ के रोना शुरू कर देता और कहता है कि मेरी वाट लगने वाली है, मास्टर को जाकर क्या बताऊंगा कि उस लड़के को मैंने अपने हाथों से मार दिया है। और इसी के साथ ही माशूरा जो होता है वहां पर से नीचे की तरफ झुकता है और उसे लगता है कि बेचारा
बेचारा लड़का जो है हार्ट अटैक की वजह से मरने वाला, नीचे गिरने वाला है। लेकिन वहाँ शूरा जो होता है वहां पर से नीचे की तरफ जब झुकता है तो इस बात से ह्योन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे देखकर लगता तो नहीं है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो शूरा उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गांव का दिखाया जाता है, एक बाजार ही कह लो। तो एक बाजार जो होता है वहां पर सजा होता है, सभी लोग वहां पर आ जा रहे होते हैं और उसी दूसरे भिखारी को दिखाते हैं। उसके साथ एक और व्हाइट बालों वाला भिखारी भी था उस दिन, जब वहां पर एक लड़की और दो लड़के उनके साथ कार पे बैठे थे। तो ये बंदा जो होता है वहां पर खाना खाकर रेस्टोरेंट के अंदर से बाहर निकलता है और जब वो अपने घर की तरफ जाने लगता है तो 3 सोल्जर उसका पीछा कर रहे होते हैं और ये फोर्ट सोवरियन के लोग होते हैं। फोर्ट सोवरियन के लोग उसका पीछा करते हैं और वो जंगल में काफी ज्यादा आगे आ जाता है। वहां पर एक पुराना सा घर होता है, वो उस पुराने से घर की तरफ अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर जाने के बाद वो तीनों सोल्जर उसका पीछा करते करते वहां पर अंदर चले जाते हैं और उसके बाद थ्वैक थ्वैक की आवाज आती है, यानी कि उन्हें मारा जा रहा होता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वहां पर 3 में से 2 लोग मर चुके होते हैं और एक जो होता है बुरी हालत में वहां पर जख्मी पड़ा होता है। और इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है, क्या तुम लोग तो यहाँ पर वाकई में कोई पुशओवर दिखाई नहीं देते, लगता है कि तुम लोग कोई खास सोल्जर्स हो गए, लेकिन तुम लोग तो फोर्ट सोवरियन के लगते हो। आखिर फोर्ट सोवरियन से कौन है जो यहाँ पर तुम्हें मेरे पीछे भेज रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हारे उस कमीने अबीसल बीस ने तुमसे यही कहा होगा कि मेरे पर सिर्फ नजर रखनी है और मेरे पर अटैक नहीं करना, लेकिन तुम लोग अपने मेरिट्स के चक्कर में, अपने पॉइंट्स के चक्कर में मेरे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर अंदर आ गए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो ये बात सुनने के बाद वो सोल्जर जो होता है वो आगे से हैरान होने का रिएक्शन देता है। तो इसी के साथ ही वो व्हाइट बालों वाला लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जख्म बाकी सभी के जख्मों के मुकाबले में काफी ज्यादा लाइट है। इसका मतलब यह है कि तुम कम से कम मुझे यहाँ पर कुछ बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या वाकई में अबीसल बीस ने भेजा। और साथ ही वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें जिंदा इसलिए भी छोड़ा है कि ताकि तुम वापस जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर या फिर उन बीस्ट को बता सको कि हम लोगों के पीछे दोबारा यहाँ पर किसी को मत भेजना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर आओगे, मुझे मार कर फिर चले जाओगे? मैं यहाँ पर ऐसा इंसान नहीं हूं जो कि तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दूं। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहां पर उसे बताने लगता है और कहता है कि मुझे अबीसल बीस ने भेजा और वहीं पर वो मर जाता है। तो हमारा व्हाइट बालों वाला लड़का कहता है कि ये लो, ये भी जहां पर मर गया, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे कुछ बता पाएगा। जबकि इसी के साथ उसके पास अपना एक असैसिन होता है जो दिखाई नहीं देता और वहां पर से उसे कहता है, जितनी बुरी तरह से तुमने यहाँ पर इसको पीटा था और इतनी चोटों के साथ ये बेचारा अभी तक जिंदा था, मुझे लगता है कि यही बहुत बड़े मिरेकल की बात है और तुम कह रहे हो कि ये बेचारा मर गया। तो हमारा व्हाइट बालों वाला लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर अभी अभी अबीसल बीस्ट का नाम लेने वाला था, क्योंकि उसने मरने से पहले यहाँ पर अभी कुछ कहा था। तो उसका असैसिन उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर अबीसल ही कहा होगा। हम लोग यहाँ पर इस जगह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अबीसल बीस्ट के लोग तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच आए हैं। तो वो कहता है कि अबीसल बीस्ट जो इस वक्त बाकी के सभी बीस्ट का लीडर है, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे जैसे जितने भी छुपे हुए मास्टर्स हैं उन सभी को ढूंढकर मारना चाहता है ताकि बाद में उसके लिए यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो उसका असैसिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो यही करना चाहता है। अबीसल बीस्ट एक ऐसा बीस्ट है जो कि बाकी के सभी बीस्ट को जब चाहे उनको अपनी अथॉरिटी से उनको एक्टिवेट कर सकता है, उनको यूज कर सकता है। उसके पास इतनी पावर्स है कि वो अपनी पावर्स के साथ सभी लोगों का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो जंग शुरू करना चाहे तो वो जंग भी शुरू कर सकता है, क्योंकि उसके पास फुल अथॉरिटी है। ये डिवाइन फिजिशियन ने उसे ये अथॉरिटीज दी हैं। तो इसी के साथ ही हमारा व्हाइट बालों वाला लड़का उसे कहता है, अच्छा तुमने ये कहा, लेकिन आखिर वो यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ मैं यहाँ पर उसका टारगेट हूँ? यहाँ पे मेरे अलावा जितने भी छुपे हुए मास्टर्स हैं उन सभी के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अबीसल बीस्ट यहाँ पर ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि एक छोटा सा चूहा भी यहाँ पर एक बड़े से डैम के अंदर छोटा सा होल कर देना, तो वो छोटा सा होल पूरे के पूरे डैम को गिरा देता है। इसी वजह से वो यहाँ पर हमारे जैसे छुपे हुए जितने मास्टर्स हैं उन सभी को ढूंढ कर मार रहा है, ताकि वो यहाँ पर हर एक तरह से अपने फोर्ट का सोवरियन को बचा सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर कोई रिवोल्ट स्टार्ट कर दे, सभी छुपे हुए मास्टर्स एक साथ मिलकर यहाँ पर उनके खिलाफ हो जाएं। तो उसका असैसिन उसे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि इस वक्त उसकी हालत खुद भी काफी ज्यादा टाइट है। उनके 2 लोग मर चुके हैं, उनके 2 बीस्ट मर चुके हैं, जबकि बाहर वाले लोग यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद काफी बड़ी दिक्कत में है। तो इसी के साथ उसका असैसिन उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में तो सुना ही होगा कि यहाँ पर कुछ बाहर से लोग आए हैं, जिनमें एक लड़का है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसके साथ एक बुढ़ा मास्टर है, और फोर्ट सोवरियन को उनकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ रही है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बताया था। तो इसी के साथ ही व्हाइट बालों वाला लड़का उसे कहता है कि उस दिन कार्ड के ऊपर हमारे साथ एक और लड़का और साथ में एक लड़की भी थे, क्या तुमने उनके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट किया है? तो उसका असैसिन उसे कहता है कि हाँ, मैंने इन्वेस्टिगेट किया था। तो तुम्हारे साथ वो भिखारी लड़की जो थी उसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका कि वो लड़की कौन थी, लेकिन वो जो लड़का तुम्हारे साथ था ना उसके बारे में मुझे काफी कुछ इंटरेस्टिंग पता चला, और वो तुम्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी होगी। वो लड़का जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी खास सेक्टर का मेंबर है, जिसे शायद यहाँ पर मिस्टिक सेक्टर या फिर ऐसा कह लो कि वो सैंक्चुअरी ऑफ सेजिस से है। तो ये बात सुनने के बाद व्हाइट बालों वाला लड़का कहता है, क्या तुमने यहाँ पर अभी भी क्या कहा कि वो सैंक्चुअरी ऑफ
सेजिस से है। तो असैसिन उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर यही कहा कि वो सेंचुरी ऑफ सेजिस से है। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सेंचुरी ऑफ सेजिस का नाम लिया, क्या तुम्हें पता भी है कि ये सेक्टर कौन सा सेक्टर है? सेंचुरी ऑफ सेजिस 5 सेजिस मास्टर्स का बनाया हुआ एक सेक्टर है, जहां पर 5 मास्टर जो कि अल्टीमेट पीक पर पहुंच गए थे मार्शल आर्ट्स की दुनिया के, और उन्होंने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया और जाकर अपना एक अलग से सेक्टर क्रिएट कर दिया। उन्हें यहाँ पर इस दुनिया की कुछ छोटे मोटे कामों से कोई दिक्कत नहीं होती जब तक कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स उसमें इन्वॉल्व ना हो। उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। सेंचुरी ऑफ सेजिस के मास्टर्स कभी यहाँ पर मार्शल वर्ल्ड की बातों में अपनी इंटरेस्ट नहीं लेते और कभी भी यहाँ पर नहीं आते और डिसेंड नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर आएंगे और उनका कोई डिसाइपल यहाँ पर आएगा? वो लड़का है यहाँ पर, उसका उनके साथ क्या रिलेशन हो सकता है? तो इसी के साथ असैसिन उसे कहता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बाद मुझे यहाँ पर पता चला कि वो लड़का कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बल्कि वो लड़का जो है वो एक काफी खास लड़का है। वो यहाँ पर उनका डिसाइपल है, वो उनका जॉइंट डिसाइपल है। 5 मास्टर्स ने उसे यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाया, उसका नाम ह्योन गैंग बेक है। उसे ड्रैगन ऑफ द नैरो वैली भी कहा जाता है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा व्हाइट बालुआ लड़का जो होता है और भी हैरान होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर इतने महान फिगर को कैसे पहचान नहीं पाया? वो महान फिगर उस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ था। क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितना लेजेंडरी कैरेक्टर है? वो एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसे देखकर हमारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट चाहते हैं कि वो भी उसके जैसे बन जाएं। और काश मैं यहाँ पर उसे उस वक्त पहचान पाता और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता और उसे उसके साथ अच्छे रिलेशन बना लेता। तो असैसिन उसे कहता है क्या तुम वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्या तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि इस वक्त वो पूरी इंटायर मार्शल आर्ट्स शाम की पीक पर है, क्या वाकई में ऐसी बात है? तो व्हाइट बालुआ लड़का उसे कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है, तुमने यहाँ पर उसके बारे में सिर्फ सुना ही होगा लेकिन तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता। वो लड़का बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता आ रहा है। बचपन में वो यहाँ पर इतना महान था कि उसकी जो ट्रेनिंग थी वो काफी ज्यादा बेहतर थी और उसकी जो स्किल्स थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसकी वजह से 5 सेजिस मास्टर्स ने उसे अपनी सेंचुरी ऑफ सेजिस में ले गए, जहां पर जाकर कहा जाता है कि 5 मास्टर्स ने अपनी की पावर उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर की और 5 मास्टर्स जो है उसके मास्टर ने 5 ने अपनी पावर्स उस लड़के को ट्रांसफर की हैं। इसके बाद अब यहाँ पर एब्सोल्यूट डोमिनेंस उस लड़के के पास है कि उसके पास यहाँ पर एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी मार्शल आर्ट्स नहीं है जो कि उस लड़के को ना आती हो। इसी वजह से उसे ड्रैगन ऑफ नैरो वैली कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे आप सब लोग? सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी की एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूं। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि व्हाइट मास्टर जो होता है वहां पर अपनी असैसिन को बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में आइडिया भी नहीं है कि वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है इस वक्त इस दुनिया में, यानी कि हमारी मार्शल आर्ट्स के इस वर्ल्ड में, इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही लड़का है। उसकी मार्शल आर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स इस वक्त के पहाड़ को भी तोड़ सकती है। वो एक पंच के साथ पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ सकता है। वो तो 5 सेजिस मास्टर्स ने खुद यहाँ पर उसे टीचिंग्स दिया और उसके बाद अब यहाँ पर उसके पास दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं और साथ ही यहाँ पर उसके पास दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेनर की टेक्निक्स हैं। तो असैसिन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताती हूँ कि वो लड़का जिसके बारे में तुम यहाँ पर तारीफें कर रहे हो, ह्योन गैंग, वो इस वक्त उन दोनों आउटसाइडर्स की तरफ आगे बढ़ा है। वो दोनों आउटसाइडर्स जिनके साथ तुम वहां पर कार्ड के अंदर बैठे भी थे। तो वो कहता है कि अच्छा तो वहां पर क्या करने के लिए गया होगा? मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उनके फेमस होने की वजह से उनके साथ बात करने के लिए गया होगा या फिर उनके साथ फाइट करके देखने के लिए गया होगा कि क्या उनकी पावर लेवल्स जो हैं उनकी जिस तरह से उनकी तारीफ हो रही है कि उन्होंने 2 बीस्ट को हरा दिया उसके बराबर है भी या नहीं। तो असैसिन उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में वहां पर जाने के बाद उसने फाइट की थी, जो यंग वन था उसके साथ उसने फाइट की। तो वो कहता है क्या उसने वहां पर जाकर फाइट की, लेकिन उसने कहा था कि वो अपने एहसान का बदला चुकाएगा। क्या वो अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए वहां पर उनसे फाइट करेगा? मुझे लगता है कि वो उस यंग वन लड़के को वहां पर अपनी टेक्निक सिखाना चाहता होगा, क्योंकि वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। इसी वजह से उसने यहाँ पर उसके साथ एक डुएल की होगी और उसे बताया होगा कि तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। ये समझ लो कि जैसे एक मास्टर एक स्टूडेंट को अपना लेसन दे रहा हो, बिल्कुल वैसे ही। और मुझे लगता है कि काइंडनेस का बदला चुकाने के तौर पर ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि वो यहाँ पर अपनी टेक्निक्स किसी दूसरे को सिखा रहा होगा। तो असैसिन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वहां पर जो कुछ नोटिस किया या फिर जो कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक उसने वहां पर जाकर उस लड़के को चैलेंज किया और वो लड़का जो था वो यंग वन उसके साथ वो फाइट कर रहा था। उसके साथ दोनों की फाइट इतनी डेडली थी कि तुम यहाँ पर उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उन दोनों को देखकर कहीं भी किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग वहां पर कोई ऐसी फाइट कर रहे हो जिससे कोई मास्टर कोई स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे ही लग रहा था जैसे कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो और भी हैरान होता है और व्हाइट मास्टर से कहता है क्या वाकई में ऐसा हुआ था? वहां पर वो फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और मुझे लगता है कि यहाँ पर ह्योन ही अपनी फाइट को जीता होगा, क्योंकि वो इस राम का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है और उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तो असैसिन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद यहाँ पर समझ नहीं आ रही मैं तुमसे यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि वहां पर दोनों
डेडली फाइट कर रहे थे। अगर दोनों यहाँ पर डेडली फाइट कर रहे थे तो इसका मतलब यह है कि वो लड़का उसके सामने वहां पर इक्वल था और उसके सामने वहां पर वैसे ही फाइट कर रहा था। तो व्हाइट मास्टर से कहता है कि लगता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रही। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था कि वो लड़का जो है हियोन जो है इस वक्त यहाँ पर हमारी मार्शल आर्ट्स के नाम में सबसे बेस्ट है, यानी कि वो ग्रेटेस्ट। और लगता है कि तुम मेरी इस बात को समझ नहीं पा रही, तुम यहाँ पर फिर से उस दूसरे लड़के की तारीफें किए जा रही हो जो कि बाहर वाला है। तो असैसिन उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मेरी पूरी बात को सुनोगे भी या नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हें बता रही हूँ कि वो जिस लड़के से फाइट करने के लिए गया था उस लड़के के साथ उसकी फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। व्हाइट मास्टर से कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि वो लड़का जिसके साथ उसने फाइट की है वो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग है, यानी कि उससे काफी ज्यादा मजा आया होगा उससे फाइट करके, क्योंकि अगर वो यहाँ पर उसकी बराबरी का है तो फिर तो यहाँ पर दोनों की फाइट में काफी ज्यादा मजा आया होगा और काश मैं भी वहां पर होता और इस फाइट को एंजॉय कर पाता। तो यहीं पर से वो बैठे बैठे सोच रहा होता है, वहां पर उसकी असैसिन चुप हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि आप मुझे एंडिंग बताओ कि भैया नहीं कि एंड के ऊपर क्या हुआ, कौन वहां पर जीता, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि हियोन ही वहां पर अपनी फाइट को जीता होगा। तो इसी के साथ असैसिन उसे कहती है अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि शायद तुम खुद ही यहाँ पर सारी कहानी को गैस करना चाहते हो। तो वो कहता है नहीं, आप मुझे बताओ कि एंडिंग क्या हुई। तो इसी के साथ ही वो उसे बताती है अच्छा मैं तुम्हें एंडिंग के बारे में बता ही देती हूँ। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एंडिंग का दिखाया जाता है, जहां पर माशूरा जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है, ऐसे लगता है जैसे वो मर चुका है। और हियोन जो होता है वहां पर उसके पास बैठा होता है और उसको सीपीआर देने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है क्या मुझे यहाँ पर इसे ऐसे करना चाहिए कि ऐसे मुंह से सांस लेनी चाहिए या फिर इसकी चेस्ट को दबाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बेचारे के हार्ट अटैक की वजह से ये मर गया है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी पल्स नहीं है, लगता है कि इसकी हार्ट बीट भी रुक चुकी है। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज बच्चे मुझे माफ कर देना, मेरे से यहाँ पर गलती हो गई, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था। और बेचारा वहां पर जोर जोर से रो रहा होता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस घर का दिखाया जाता है जहां पर उसे रस्सी के साथ बांधा गया होता है, बेचारा बेहोश ही वहां पर रो रहा होता है। हमारे चीफ और शुरा दोनों उसके सामने बैठे होते और हैरान हो रहे होते हैं। चीफ कहते हैं कि लड़के कहीं तुमने इसके सर में ज्यादा जोर का डंडा तो नहीं मार दिया। तो शुरा कहता है हाँ मैंने मारा तो उसके सर में ही था, मैंने एंड के ऊपर इसके मुंह पर पंच मारा था। ये बेचारा तो यहाँ पर बेहोश बैठे बैठे यहाँ पर मुझे मारने के बारे में सोच रहा है और ऊपर से ये कमीना ये कह रहा है कि इसने मुझे मार डाला है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं मर गया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारे चीफ जो होते हैं अपने पास से एक तलिस्मन निकालते हैं और उस तलिस्मन को निकाल कर उसके ऊपर अपना थोड़ा सा ब्लड डालते हैं और उसके ऊपर ब्लड डालने के बाद उस तलिस्मन को सामने की तरफ फेंकते हैं, जो कि सीधा जाकर वहां पर हियोन के लिप्स के ऊपर चिपक जाता है। और जब उसके लिप्स के ऊपर चिपक जाता है इसी के साथ ही चीफ वहां पर एक मंत्र बोलते हैं और वहां पर ब्लड के साथ लिप्स बन जाते हैं, यानी कि वहां पर उस तलिस्मन के ऊपर लिप्स का निशान बन जाता है। चीफ कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस लड़के की मेमोरीज खंगाल कर बताओ, इस लड़के के बारे में जो भी मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछूंगा तुम्हें सही सही इस लड़के के बारे में मुझे बताना होगा। तो इसी के साथ ही लिप्स जो होते हैं वहां पर आंखें से हाँ बोलते हैं और हमारा जो चीफ होता है उससे पूछता है कि लड़के के बारे में बताना स्टार्ट करो। इसी के साथ ही वहां पर वो सारी की सारी डिटेल्स रख देता है कि ये लड़का जो है ये माउंटेन के ऊपर से आया है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 5 सेज मास्टर्स हैं जो कि अपने आप को सेंचुरी ऑफ सेजेस कहते हैं, उनके अंडर से मास्टर है और ये उनका डिसाइपल है। पांचों ने अपनी स्पेशल टेक्निक्स इस लड़के को सिखाई हुई है और इस लड़के की हॉबीज और सब कुछ वो उसे बता देते हैं कि ये लड़का क्या क्या करता है और इसे क्या पसंद है। तो एल्डर कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये लड़का सेंचुरी ऑफ सेजेस से आया, ये फोर्स सॉवरियन से नहीं है और हमें यहाँ पर सेंचुरी ऑफ सेजेस के बारे में और बताओ। तो लिप्स जो होते हैं वहां पर सेंचुरी ऑफ सेजेस के बारे में उन्हें डिटेल बताते हैं कि ये सेंचुरी ऑफ सेजेस ऐसे लोगों की बनाई हुई एक सेक्टर है या ऐसे बनाया हुआ एक ऑर्डर है जिसमें 5 मास्टर्स हैं और पांचों मास्टर मार्शल आर्ट्स की वर्ल्ड के पीक पर हैं। यहाँ पर दुनिया के मामला से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन जब भी कभी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में डिसबैलेंस होता है तब वो यहाँ पर इंसाफ क्रिएट करने के लिए नीचे उतरते हैं। तुम्हारे चीफ कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि इस लड़के का फोर्स सॉवरियन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये फोर्स सॉवरियन का बीस्ट नहीं है। तो लिप्स कहते हैं जी इसका लड़के का फोर्स सॉवरियन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये कहना सही होगा कि ये फोर्स सॉवरियन का दुश्मन है और इसके मास्टर्स ने इसे यहाँ पर ऑर्डर दिया था फोर्स सॉवरियन को तबाह करने का। तो चीफ कहते हैं अच्छा तो इसे यहाँ पर एक मिशन दिया गया है फोर्स सॉवरियन को तबाह करने का। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल इसे यहाँ पर मिशन दिया गया है। और इसी के साथ ही हमारे चीफ कहते हैं मुझे यहाँ पर इससे कोई और सवाल भी पूछने चाहिए। इसके साथ ही हमारे चीफ जो होते हैं बाकी सब कुछ भी उसके पास इन्वेस्टिगेट कर रहे होता है, जिसमें वो यहाँ पर इनर की इंजेक्शन के बारे में भी उनको बताता है कि जहाँ पर पांचों मास्टर्स ने कैसे यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर इनर कीज डाली थी। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे वेरियस रैलिक्स के बारे में बताया, हीलिंग आर्ट्स के बारे में, मिस्टिकल आर्ट्स के बारे में बताया कि पांचों मास्टर्स से यहाँ पर क्या क्या सिखाया है। जब किसी के साथ ही हियोन को वहां पर होश आ जाती है, हियोन अपनी आंखें खोलता है सामने की तरफ देखता है, उसके हाथ भी वहां पर बंधे होते हैं, मुंह के ऊपर भी वहां पर तलिस्मन लगाता है। वो अपने आसपास देखता और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर किसने बांध दिया। वो रस्सियों की तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर अपने हाथ खोलना शुरू कर देता है। तो चीफ उसे कहता है कि बच्चे चुपचाप वहां पर बैठे रहो, तुम्हारे बाजू के ऊपर जो रस्सी बांधी गई है वो एक बहुत ही खास किस्म का मिस्टिकल रैलिक है, वो तुम्हारे जैसे सुपरनैचुरल मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था। चाहे तुम कितना ही जोर क्यों ना लगा लो लेकिन तुम इस रैलिक को नहीं तोड़ पाओगे, यानी इस रस्सी को तोड़कर आजाद नहीं हो पाओगे, इसलिए चुपचाप वहां पर बैठे रहो। अभी मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ और सवाल पूछने, उसके बाद यहाँ पर तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन इसी के साथ ही हमारा हियोन जो होता है वहां पर अपने
बाजू खोलता है तो वो रस्सियां टूट जाती हैं और इस बात से शूरा और हमारे चीफ भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो शूरा कहता है कि चीफ अगर यहाँ पर इस रस्सी को तोड़ना हो तो मुझे लगता है कि मुझे भी इस रस्सी को तोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। अब यहाँ पर ह्योन जो होता है अपने मुंह के ऊपर से वहां पर उस लिप्स वाले जो तलिस्मन होता है उसको भी उतारना शुरू कर देता है। वो उसे खींच रहा होता है तो हमारा शूरा इसी के साथ उसके सर में डंडा मारता है और फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो हमारा शूरा कहता है कि चीफ ये सब कुछ इसने कैसे किया होगा, मुझे लगता है कि ये लड़का मेरी तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो चीफ उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ इसने अपनी इनर की वजह से किया होगा। चलो यहाँ पर इससे कुछ और सवाल पूछते हैं और उसके बाद शायद हमें पता चले कि ये इनर की क्या होती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग गोजो द आयरन बीस्ट की पावर्स का ग्लिम्स देखेंगे। तो गाइस कैसे आप सब लोग सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मां शूरा जो होता है ह्योन के सर में फिर से डंडा मारकर उसको बेहोश कर देता है और चीफ कहता है कि हमें बस यहाँ पर इससे कुछ और सवाल पूछने होंगे। इससे सवाल पूछते हैं तभी हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ये इनर की क्या होती है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। तो मां शूरा कहता है कि चीफ मुझे लगता है कि इनर की वजह से यहाँ पर मेरे अटैक्स को अवॉइड कर रहा था, मैं बार बार इसके ऊपर अटैक करता था लेकिन ये ईल मछली की तरह वहां पर स्लिप हो जाता था। तो चीफ कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर इससे और सवाल पूछते हैं। और इसी के साथ ही चीफ कहता है कि मुझे यहाँ पर इससे कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जो कि इसके होश में आने से पहले हमें पूछने होंगे। और वैसे भी यहाँ पर ये तलिस्मन जो है लिप्स वाला तलिस्मन ज्यादा देर तक इसके होंठों पर नहीं रहने वाला। तो उसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि वो लोग उसे कपड़े देते हैं और उसे कपड़े पहनाते हैं तो वो कपड़े शपड़े पहन लेते हैं, यानी उसे वहां पर नए कपड़े दिए जाते हैं जो कि पहनकर वो तैयार हो जाता है और उसे वहां पर आजाद कर देते हैं और कहता है ठीक है तुम अब यहाँ पर से जा सकते हो। लेकिन ह्योन जो होता है उनके सामने अपना सर झुकाता है, वहां पर उन्हें ग्रीट करता है, साथ उन्हें अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है। तो चीफ पहले उसे सारी की सारी बात बता देते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अपने आप को फैमिली इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम क्या हो, कौन हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, वॉशरूम में क्या करते हो, मुझे सब कुछ पता है। ये बात सुनने के बाद हमारा जो ह्योन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मास्टर आपको ये सब कुछ कैसे पता चला। तुम्हारे चीफ उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर से वहां पर से आए हो और ये सब कुछ करते रहे हो। तो बेचारा शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मेरे चेहरा देखकर सब कुछ पता चल गया, आप एक बहुत ही कमाल के मास्टर हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर से भाग जाओ, हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गोजो द आयरन बीस्ट का दिखाया जाता है। गोजो द आयरन बीस्ट जो होता है वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो रास्ते में वहां पर एक टैवरन होता है, वो टैवरन यानी गैज़बो की तरह ही होता है। वहां पर आता है तो वहां पर सामने एक बंदा बैठा होता है। तो वहां पर आने के बाद वो उसकी तरफ देखता है, वो बंदा वहां से निकलता है और उसे कहता है मेरा नाम चियोंग जू है और मैं यहाँ पर आपका स्काउट बनने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर मास्टर अबिसल की तरफ से भेजा गया, अबिसल बीस्ट ने मुझे यहाँ पर आपका गाइड बनाकर भेजा गया है। मैं आपको यहाँ पर उन लोगों तक लेकर जाऊंगा जहां पर वो दो लोग हैं, वो बुड्ढा मास्टर उसके साथ वो लड़का है जो कि आपके टारगेट है। तो इसी के साथ ही हमारा गोजो आयरन बीस्ट जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कोई रिएक्शन नहीं देता और बस चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है। वो दोनों वहां पर से एक नैरो वैली से होकर गुजर रहे होते हैं जहां पर आसपास सिर्फ दीवारें होती हैं और उसके बीचों बीच रास्ता होता है। तो जैसे वो लोग आगे की तरफ चलते जा रहे होते हैं तो वहीं पर जो चियोंजोंग जो होता है वहीं पर रुक जाता है। चियोंजू वहां पर रुकने के बाद कहता है ये तो कुछ ज्यादा ईजी था, मुझे तो यहाँ पर तुम्हें बहला फुसला कर लाना था और मुझे लगा था कि मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन तुम चुपचाप मेरे पास चले आए, तुम चुपचाप यहाँ पर मेरे साथ चले आए। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर इतना आसान था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आ जाते? मुझे लगता है कि तुम्हें खुद यहाँ पर इस बारे में पता था कि तुम यहाँ पर किसी जाल में फंसने वाले हो। तो ये वही व्हाइट मास्टर होता है। तो व्हाइट मास्टर जो होता है वहां पर उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले से पता था मैं कौन हूँ। तो गोजो द आयरन बीस्ट उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। तो वो व्हाइट मास्टर से कहता है कि तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि मैं वो असैसिन हूँ जो तुम्हें बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर यहाँ पर ले आया हूँ ताकि मैं तुम्हें जान से मार सकूं। गोजो द आयरन बीस्ट, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मारना चाहता था। कहते हैं कि तुम बाकी के सभी बीस्ट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कहते हैं कि तुम यहाँ पर उन सभी में बेस्ट हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ उन सभी से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर पता नहीं कैसे लेकिन चीफ ने तुम्हारा जब से यहाँ पर नया सर जोड़ा है तब से तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ क्या वाकई में यहाँ पर एक मॉन्स्टर जो मर चुका था उसे जिंदा करने के बाद उसे एक नया सर देने के बाद क्या वो इतना स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम इस जगह के ऊपर ही मरने वाले और उसे कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पर तुम कुछ कर पाते हो या नहीं। और साथ ही तुम्हें देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी इस बात से चिंतित नहीं हो कि कोई तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। लगता है कि ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या फिर तुम्हारा अपनी पावर के ऊपर इतना भरोसा है कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर निकल सकते हो। चलो ये देख ही लेते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा जो व्हाइट मास्टर होता है वो अपने प्लान को एक्टिवेट करता है और साइडों के ऊपर से वहां पर लकड़ियां और साथ में पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। वो सारी की सारी गोजो के ऊपर गिरती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर
डायरेक्टली तुमसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करने वाला और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि तुम्हारे पास यहाँ पर पत्थर गिराकर तुम्हें मार दिया जाए। और इसी के साथ ही वो सभी पत्थर जो होते हैं वहां पर नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, जबकि व्हाइट मास्टर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागकर निकल जाता है। लेकिन साथ ही दिखाता है कि जब वो पत्थर वहां पर गिरते हैं, इसी के साथ ही आसपास का पूरा एरिया जो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, जहां तक एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है। वहां पर आसपास की दीवारें जो होती है पूरी तरह से वहां पर क्रम्बल हो जाती है और साथ ही वहां पर बहुत सारी फायर और लावा को दिखाया जाता है। इतनी फायर और लावा के बीचों बीच गोजो को दिखाता है। गोजो सही सलामत वहां पर खड़ा होता है, फिर साथ ही वहां पर से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो गोजो जो होता है वहां पर देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इतनी सारे अटैक करने के बाद वो लड़का कहीं पर गायब हो गया है। यानी व्हाइट मास्टर जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के बाद वहां पर से गायब हो जाता है। गोजो द बीस्ट जो होता है वहां पर से अब बस आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, यानी बस अपनी लावा पावर्स के साथ वहां पर उन सारी की सारी मिट्टी और पत्थरों को हटा देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो व्हाइट मास्टर वहां पर ऊपर खड़ा होता है, देख रहा होता है, कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया, अगर मैं वहां पर नीचे होता तो मैं भी यहाँ पर जलकर मर जाता। तो साथ ही वो कहता है किसी वजह से तो यहाँ पर फोर्स सोवरियन की प्राइड इस बंदे को कहा जाता है कि ये बाकी के सभी बीस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसे डिवाइन फिजिशियन का मास्टरपीस भी कहते हैं, गोजो द आयरन बीस्ट। मैं तो यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ये उस आउटसाइडर लड़के के खिलाफ क्या कर पाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो आउटसाइडर लड़का भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे चीफ जो होते हैं उस लड़के हियोन को अपने साथ ही बिठा लेते हैं और वहां पर आने के बाद उनके साथ रास्ते में उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर आपको बस सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ। मेरे मास्टर ने जो मुझसे कही थी, मास्टर्स ने कहा था कि यहाँ पर ये हमारी मार्शल आर्ट्स की दुनिया का मसला है और हम लोग यहाँ पर खुद इस मसले को हल करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास मैसेज लेकर आया हूँ कि आपको यहाँ पर से जाना होगा, आप वापिस अपनी दुनिया में चले जाए और हम लोग जो यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट हैं वो खुद इस मसले को हल करेंगे। तो चीफ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कह रहे हो मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि वो आउटसाइडर्स जो है उनको तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते। वो लोग जिस तरह के ट्रिक्स और जिस तरह के मैजिक्स को यूज करते हैं वो हमारी दुनिया के हैं, इसी मतलब यह है कि उन्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए हम लोग आए हैं। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर्स ने यहाँ पर तुम्हें जो क्लियर ऑर्डर्स दिए थे उसमें ये था कि अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं मानते और यहाँ पर से नहीं जाते तो फिर तुम यहाँ पर हमारी जान लोगे, तुम्हें यहाँ पर हमें मारना होगा। तो ये बात सुनने के बाद हियोन कहता है कि हाँ ऐसी बात तो है कि मास्टर्स ने मुझे यहाँ पर जो ऑर्डर्स दिए थे। फिर साथ ही वो कहता लगता है कि आपको यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, प्लीज यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि हमारा शुरा जो होता है पीछे वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा हियोन जो होता है उनसे कहता है कि जरा रुके, मेरे मास्टर के एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि मेरे मास्टर ने कहा क्या था। मेरे मास्टर ने यह कहा था कि हम तुम्हें यहाँ पर अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर्स देते हैं कि तुम वहां पर जाकर फैसला करोगे कि उनके साथ क्या करना है, या तो उन्हें यहाँ पर परस्यूट करो कि वो चुपचाप वापस चले जाए, या फिर उनके साथ फाइट करके उन्हें वापस भेजो, या फिर तुम ये फैसला कर सकते हो कि उनके साथ क्या करना है। तो वो कहता है देखा मास्टर ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि आपको जान से मारना है। तो चीफ उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो कहता है हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं यहाँ पर भरोसे के लायक हूँ। तो चीफ उसे कहता है कि स्पेशली एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसके मास्टर्स ने उसे यहाँ पर हमें मारने के लिए भेजा हो, उसने जिसके मास्टर्स ने उसे कहा हो कि अगर यहाँ पर हम लोग तुम्हारी बात नहीं माने तो हमें मार डालना, इसलिए हम तुम्हारे पर भरोसा नहीं करेंगे। तो हियोन कहता है लेकिन आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही हियोन कहता है कि आप खुद ही यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं ना कि मैंने यहाँ पर आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, ना ही मैंने यहाँ पर आप में से किसी को मारने की कोशिश की, जबकि माशूरा जो होता है पीछे बैठा वहां पर गुस्सा हो रहा होता है। तो चीफ उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर कहा कि तुमने मारने की कोशिश नहीं की, अब यहाँ पर पीछे देखो, जरा शूरा की तरफ देखो। तुम्हें पता भी है कि अगर मेरा कंपेनियन यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता तो लास्ट जो तुमने पावर टेक्निक यूज की थी, अपना फाइनल मूव, अल्टीमेट मूव जो तुम अल्टीमेट मूव कहते हो, उसकी वजह से मेरा ये कंपेनियन मर सकता था, और तुम कह रहे हो कि तुमने यहाँ पर मैं मारने की कोशिश नहीं की। तो हियोन कहता हाँ हाँ मुझे इतना तो पता है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे वहां पर कुछ भी याद नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी मेमोरीज के साथ कुछ हुआ है, लगता है किसी ने मेरे सर में कोई जोर से डंडा मारा था जिसकी वजह से अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन मुझे इतना याद है कि यंग मास्टर अशूरा जो थे मेरी टेक्निक की वजह से इसे हार्ट अटैक आ गया था, और उस वक्त मैं यहाँ पर इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने इसको लिप टू लिप सीपीआर भी दिया था, और मुझे लगता है कि उसके बाद में बेहोश हो गया। तो चीफ उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने अपनी टेक्निक के साथ शूरा को मार दिया था और उसके बाद तुम इसे बचाते बचाते वहां पर बेहोश हो गए थे, क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो यही पता है कि मुझे इतना ही याद है कि यहाँ पर ये बेहोश हो गया था और मैं इसे बचा रहा था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर ये इसके साथ क्या करने वाले हैं।